डिस्क्लेमर, ये नॉवल रेवरेंड इंसैनिटी है और इसका ऑथर गुजेन रन है। मैं इस नॉवल का ना ही मालिक हूँ ना ही लेखक हूँ। वार्निंग, ये नॉवल हमें एक्सट्रीम वायलेंस से रूबरू कराता है और इसमें हमें मॉरल एथिक्स पे भी सवाल उठते हुए दिखते हैं। और तो और इसमें स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है और इसका थीम बहुत ज़्यादा डार्क है और इसमें डिस्टर्बिंग चीज़ें भरी पड़ी हैं। प्रोटैगनिस्ट रेवरेंड इंसैनिटी का मेन कैरेक्टर फेंग युआन, जो एक रूथलेस, मैनिपुलेटिव और मोरली एम्बिगुअस कैरेक्टर है। ये जान लो कि वो कोई हीरो नहीं है। फेंग युआन ना ही मर्सी को जानता है ना ही काइंडनेस को। ऐसी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में कभी थे ही नहीं। नॉवल और ये वीडियो उसके एक्शन को प्रमोट या ग्लोरीफाई नहीं करता, बल्कि ये हमें एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिखाता है जो सर्वाइवल और एम्बिशन से जुड़ा है। अगर आपको हीरो जैसे कैरेक्टर पसंद है तो ये स्टोरी आपके लिए नहीं है। व्यूअर, अगर अभी भी आप ये देखना चाहते हैं तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। रेवरेंड इंसैनिटी चैप्टर 129 चेनसो गोल्डन सेंटिपीड। जब फेंग युआन उठा तब तक दूसरे दिन का दोपहर हो चुका था। उसका सर दर्द चला गया था और उसका तेज दर्द बिल्कुल गायब हो चुका था। उसने बिना सोचे अपना कान छुआ और ऐसा लग रहा था जैसे कल रात उसका कान कटा ही नहीं था। वो अपने बिस्तर से नीचे उतरा और एक आईना ढूंढा ताकि खुद को देख सके। आईने में एक जवान लड़के का चेहरा दिखाई दिया। वो खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन उसकी गहरी अंधेरी खाई जैसी आंखों ने उसे आम लोगों से अलग बना दिया, जो एक खास ठंडा और करिश्मा दिखाता था। उस जवान लड़के के कान बिल्कुल दूसरों जैसे ही थे। कल रात जब उसने अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास लगाया था तब फेंग युआन का दाहिना कान मोटा और भद्दा हो गया था, इतना कि वो लटक कर उसके चिन तक पहुंचने वाला था। लेकिन अब उसका कान बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसका शरीर और अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास एक दूसरे से तालमेल बना चुके थे। फेंग युआन ने सोचा और उसके एपर्चर से एक छोटी सी रेड स्टील प्राइमेवल एसेंस उसके शरीर में बह रही थी। उसके दाहिने कान की तरफ बहने लगा। तुरंत ही उसकी सुनने की शक्ति कई गुना बढ़ गई और उसे अनेक कदम की आवाज सुनाई देने लगी। भले ही वो दूसरी मंजिल पर था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था जैसे वो सीधे जमीन पर कदम रख रहा हो। फेंग युआन ने ध्यान से सुना। जैसे जैसे उसकी प्राइमेवल एसेंस इस्तेमाल होती गई, उसकी सुनने की शक्ति तेज होती गई। आईने में उसके कान से जड़ें निकल रही थी। ये जड़ें 1000 साल पुरानी जिंगशन की जड़ों की तरह थी, जो उसके कान से बाहर निकल रही थी, लगातार लंबी हो जा रही थी और जमीन की तरफ बढ़ रही थी। साथ ही उसका ध्यान कान की तरफ गया। ऐसा एहसास हो रहा था कि उसका कान मोटा हो रहा हो। फेंग युआन ने अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास को इस्तेमाल करना बंद कर दिया। एक सेकंड के अंदर उसके कान से निकल रही जड़ें वापस आ गई और उसके दाएं कान की तरफ गया और वापस से नॉर्मल हो गया। जाहिर सी बात है, उसकी सुनने की शक्ति वापस नॉर्मल हो गई। इस तरह अब मेरे पास एक रिकॉन टाइप गू है। फेंग युआन ने अपने ऊपर की शर्ट पहनी और बिस्तर के नीचे से एक पानी का बर्तन निकाला। कल रात खून मिला पानी अंदर डाले गए कोयले की वजह से काले और गंदे पानी में बदल चुका था। अंदर खून में डूबा हुआ टॉवल अभी भी वैसा ही था। पहले उसमें लाल रंग के साथ थोड़ा सफेद रंग भी दिख रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से काले रंग में बदल चुका था। इसे देखकर आसानी से लग सकता है कि ये रसोई में तेल साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाला कपड़ा है। ये बर्तन जब बाहर ले जाया जाएगा तो चाहे किसी के सामने भी इसका पानी गिरा दिया जाए, कोई भी इस पर ध्यान नहीं देगा। मौका सही देखकर फेंग युआन एक बार फिर चट्टान के दरार वाली गुप्त गुफा में घुस जाता है। इस बार वो खाली हाथ नहीं गया, बल्कि बाहर से एक छोटा हिरन पकड़कर लाया। उसने उसके चारों पैरों को बांध दिया और एक स्टील का कॉन्ट्रैप्शन उसके मुंह पर लगा दिया ताकि वो चीख ना सके। फिर उसने स्टेल्थ स्किल गू का इस्तेमाल करके अपनी मौजूदगी छुपा ली और हिरन को लेकर चट्टान के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने जल्दबाजी में दरवाजा नहीं खोला, बल्कि पहले अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास का इस्तेमाल किया। उसके कान से जड़ें बाहर निकलने लगी और उसकी सुनने की शक्ति कई गुना बढ़ गई। हल्की फुल्की आवाज उसके कानों तक पहुंचने लगी। सबसे पहले उसने एक हल्की आवाज सुनी, एक धीरे धड़कते दिल की धड़कन। जैसे जैसे जड़ें और लंबी होती गई, दिल की धड़कन और तेज होती गई और जहाँ से आवाज आ रही थी वो भी
बढ़ने लगी। फेंगियान को बिना सोचे ही समझ आ गया कि ये धड़कन रॉक फॉरेस्ट में रहने वाले जेडाई स्टोन मंकी की थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में कल्पना करने लगा कि इन आवाजों के मालिक अपनी गुफा में छुपे हुए हैं, गोल मटोल बनकर सो रहे हैं। लेकिन ये वो नहीं था जो वो जानना चाहता था। वो सुनता रहा। उसका ध्यान दाएं कान की तरफ गया। कान हल्का सा मोटा होने लगा और उसके कान से निकल रही जिनशिंग जैसी शाखाएं लगभग आधा मीटर लंबी हो चुकी थी, जैसे उसमें अलग ही जीवन आ गया हो। ये जड़ें धीरे धीरे चट्टान के दरवाजे तक बढ़ गई और हल्का सा अंदर घुस गई। इस पल फेंगयुआन को महसूस हुआ कि उसकी सुनने की शक्ति एक गजब तरीके से बढ़ गई। वो अपने आप को बीच में महसूस कर रहा था और 300 कदम के दायरे में आने वाली हर छोटी बड़ी आवाज सुन सकता था। यही था अर्थ कम्युनिकेशन ईयरग्रास का असली इस्तेमाल। विलेज में जो कुछ उसने किया वो सिर्फ छोटा सा टेस्ट था। अगर अर्थ कम्युनिकेशन ईयरग्रास की जड़ें जमीन से ना जुड़ी होती तो रैंक 2 रिकॉन गू के इस्तेमाल में ये सिर्फ एक मामूली गू होता। लेकिन ये जड़ें जैसे ही जमीन को छू लेती हैं, इसका रेंज जबरदस्त तरीके से बढ़ जाता है। ये बिल्कुल समझने लायक बात थी। अर्थ पर थ्योरी ये थी कि साउंड की स्पीड उसके चैनल पर निर्भर रहती है। जमीन या पानी में साउंड की स्पीड हवा के मुकाबले कई ज्यादा होती है। प्राचीन चाइना में जंग के दौरान कुछ सोल्जर सोने के समय लकड़ी के तीरदान का तकिया बनाकर इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही घुड़सवार सेना हमला करती, सोल्जर जमीन से आने वाली आवाज सुनकर तुरंत जाग जाते। अगर वो सिर्फ हवा में फैलने वाली आवाज का इंतजार करते तो उनके पास तैयार होने का समय नहीं होता। जड़ें चट्टान के दरवाजे के अंदर घुस गई और फेंगयुआन तुरंत ही उसके पीछे होने वाली हलचल की आवाज सुन सकता था। ये बहुत ही बिखरी हुई और उलझन भरी आवाज थी, लेकिन बहुत ही लगातार सुनाई दे रही थी। इस शोर के मुकाबले स्टोन मंकी की धड़कन एक ढोल की तरह लग रही थी। अगर कोई नया व्यक्ति पहली बार अर्थ कम्युनिकेशन ईयरग्रास का इस्तेमाल करता तो ये सुनकर हर तरह से अनुमान लगाता। लेकिन फेंगयुआन के लिए ये आवाज बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक थी और सिर्फ थोड़ी देर सुनने के बाद उसने आईब्रो ऊपर किया। उसने चट्टान का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। चट्टान का दरवाजा भारी था, लेकिन अब जब उसके पास तो जंगली सूअर जितनी ताकत थी तो ये काफी आसान हो गया। चट्टान का दरवाजा खुला और उसके सामने एक अंधेरी लंबी सुरंग दिखाई दी जो सीधा किसी अजनबी दुनिया की तरफ जा रही थी। फेंगयुआन ने पकड़े हुए हिरन को खोल दिया और सुरंग के अंदर फेंक दिया। छोटा हिरन बहुत समझदार था। अंधेरी सुरंग के आगे के खतरे को महसूस करते ही उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उसकी बड़ी बड़ी आंखें फेंगयुआन को घूरने लगी, जिसमें डर और गुहार की झलक दिख रही थी। फेंगयुआन ने नाक से हल्की आवाज निकाली और एक मून ब्लेड फेंक दिया। ये मून ब्लेड जानबूझकर छोटा रखा गया था, जो सीधा वर्टिकल काटा और छोटे हिरन के शरीर पर एक हल्का घाव बना दिया। उसके घाव से खून बहने लगा और छोटा हिरन फेंगयुआन से डर के मारे वो तुरंत अंधेरी सुरंग में भाग पड़ा। जल्दी ही अंधेरा उससे पूरी तरह से निकल गया। फेंगयुआन ने दोबारा अर्थ कम्युनिकेशन ईयरग्रास को इस्तेमाल किया। इस बार जड़ें सुरंग की दीवारों में घुस गई। उसकी सुनने की शक्ति और तेज हो गई और सबसे पहले उसने छोटे हिरन के कदमों की आवाज और उसके धड़कन और कुछ नई अजीब सी आवाजें सुनी। गोल्डन सेंटीपीड की गुफा बहुत ही खतरनाक है और इस खतरे से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अर्थ कम्युनिकेशन गू। फेंगयुआन को दिल ही दिल में समझ आ गया कि ये आवाजें एक सेंटीपीड की हरकतों की हैं। उसके कान में छोटे हिरन के चीखने और गूंजने की आवाजें आ रही थी। साफ था कि वो गुफा के अंदर जा चुका था और सेंटीपीड से टकरा गया। फेंगयुआन अपने मन में क्लियरली देख सकता था। घबराया हुआ हिरन सेंटीपीड के झुंड के हमले से घिर चुका था। ये कीड़े उसे पूरी तरह से ढक चुके थे। डर के मारे हिरन पलटकर बचने की कोशिश कर रहा था। अपनी छोटी टांगों से लात मार रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि मौत उसके करीब आ रही है। वो दुख भरी चीखों से मदद की गुहार लगा रहा था। बेहिसाब सेंटीपीड उसके शरीर पर चढ़ गए। छोटा हिरन जमीन पर गिर गया और उलट पलट कर तड़पने लगा। कुछ देर बाद ही उसकी धड़कन थम गई। सेंटीपीड की सेना उसके शरीर पर चिपक कर उसका मांस खाने लगी। फेंगयुआन की निगाह चमक उठी जब उसने खास आवाज सुनी। ये आवाज एक भिनभिनाहट की तरह थी, जैसे कोई चेन सो चालू हो गया हो। इसमें अलग ही घमंड, दबाव और
जंगली ताकत भरी हुई थी। और कोई नया व्यक्ति ये आवाज सुनता तो वो जरूर उलझन में पड़ जाता, लेकिन फेंग युआन के एक्सपीरियंस के साथ उसने तुरंत ही इस आवाज की असलियत का अंदाजा लगा लिया। रैंक 3 का वाइल्ड गुवर्म चिनसो गोल्डन सेंटापीड। ये था सेंटापीड झुंड का राजा, सेंटापीड गुफा का असली भयानक कातिल। फेंग युआन बिल्कुल साफ तौर पर कल्पना कर सकता था। 1 मीटर से ज्यादा लंबा, 2 मुट्ठी जितना चौड़ा, गुफा के अंदर लिपटा तार और सरकता हुआ चिनसो गोल्डन सेंटापीड। उसके शरीर के दोनों तरफ एक लाइन में चिनसो जैसे दांत हैं। जैसे ही वो हिलता, चिनसो जैसे दांत भी तेजी से घूमने लगते, बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक चिनसो की तरह। चिनसो गोल्डन सेंटापीड के आते ही सेंटापीड की सेना एकदम शांत हो गई। वो भयंकर तेजी से आगे बढ़ा और जहाँ भी गया छोटे सेंटापीड रास्ते से हट गए, जिससे छोटे हिरन का आधा बचा हुआ शरीर दिखाई देने लगा। वो हिरन के शरीर पर चढ़ गया, अपना मुंह खोलकर उसका खून और मांस निकलने लगा। जब हड्डियों तक पहुंचा तो अपने शरीर से लिपट लिया और अपने चिनसो जैसे दांतों से उन पर हल्के से घिसना शुरू कर दिया, जिससे हड्डियां आसानी से चूर चूर होकर पाउडर बन गई। व्हाइट जेड गू की डिफेंस भी इस चिनसो गोल्डन सेंटीपीड के हमले को नहीं झेल सकती। तो इसका मतलब ये है कि फ्लावर वाइन मंक का इरादा मुझे अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास का इस्तेमाल कर सेंटीपीड से बचने का था, लेकिन मेरे पास स्प्रिंग ऑटम सिकेडा है, तो इस चिनसो गोल्डन सेंटीपीड को कंट्रोल करना नामुमकिन नहीं है। फेंग युआन के मन में ये सोच आई। वो इस शिकार को देखकर बड़ा खुश था। चिनसो गोल्डन सेंटीपीड एक शानदार गुवर्म है। अगर ये उसके कब्जे में होता तो ये उसके लिए एक और शक्तिशाली हमला करने का तरीका बन जाता। बस एक प्रॉब्लम थी, इस चिनसो गोल्डन सेंटीपीड को कंट्रोल करने के लिए रैंक 4 गो मास्टर को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती। पकड़ना और मारना 2 अलग चीजें हैं, जिसमें पहला काम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है दूसरे के मुकाबले। वाइल्ड गुवर्म बहुत चालाक होते हैं और अगर चिनसो गोल्डन सेंटीपीड को जरा भी शक होता तो वो जमीन के अंदर सुरंग बनाकर भाग जाता। अगर किसी गो मास्टर के पास जमीन में घुसने का तरीका ना हो तो वो इसका पीछा कैसे करेगा। लेकिन फेंग युआन के पास स्प्रिंग ऑटम सिकेडा था, इसलिए जैसे ही वो गोल्डन सेंटीपीड को पकड़ लेता और हल्का सा स्प्रिंग ऑटम सिकेडा की ओरा छोड़ता तो ये गुवर्म डर जाता और हिलने की भी हिम्मत नहीं करता। स्प्रिंग ऑटम सिकेडा रैंक 6 का गो है और इसका ओरा रैंक 1 से रैंक 4 तक के गुवर्म्स के लिए बड़ा भयानक होता है, लेकिन रैंक 5 के गुवर्म्स पर इसका असर कम हो जाता और किसी भी दूसरे रैंक 6 गो के सामने तो इसका कोई भी रोक टोक का असर नहीं होता। ये घटना बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन असल में इंसानों का समाज भी कुछ ऐसा ही है। जो इंसान ब्रिलियंट होते हैं, लोग उनसे एनवी, वर्शिप और एडमायर की नजर से देखते हैं, लेकिन जो बस थोड़ा बेहतर ऊंचाई पर होता है, लोग उन पर प्रोटेस्ट करने की हिम्मत करते हैं और ज्यादातर ये कंपटीशन और जेलेसी में बदल जाता है। मैं अभी सिर्फ रैंक 2 मिडल स्टेज पर हूँ, इसलिए इस रैंक 3 चिनसो गोल्डन सेंटीपीड को कंट्रोल करना पॉसिबल है, लेकिन अभी थोड़ा ये जल्दी होगा। फेंग युआन ने सिचुएशन को देखा। रैंक 2 के गो मास्टर के लिए सबसे सूटेबल और प्रॉफिटेबल ये होता है कि वो रैंक 2 के गुवर्म्स का ही इस्तेमाल करें। हाँ, कुछ रैंक 2 गो मास्टर के पास रैंक 3 और रैंक 4 के गुवर्म्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होता है। सबसे पहली बात, हायर रैंक गुवर्म उसे खिलाने का खर्चा उठाना ही ज्यादा होगा। दूसरी बात, इनका इस्तेमाल करना और एक्टिव करना भी मुश्किल हो जाता है और ज्यादा प्राइमेवल एसेंस लगता है, जिससे एक छोटा बच्चा एक बड़ी हथौड़ी उठाने की कोशिश करे। अगर जबरदस्ती करेगा तो वजन के कारण उसकी अपनी मांसपेशियां खिंच सकती हैं या फिर गलती से अपने पैर ही पर मार बैठेगा। डियरलिंग ने पूरे झुंड को अलर्ट कर दिया है और इन सेंटीपीड को शांत होने में 10 से आधा महीना लग सकता है। मेरे टेस्ट के बाद जो विचार मेरे मन में था वो अब क्लैरिफाई हो चुका है, लेकिन अभी हमला करने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों ना थोड़ा धीरज रखा जाए और इसे कुछ समय दिया जाए। ये काम जल्दबाजी में नहीं हो सकता। फेंग युआन ने अपने विचारों को रोक दिया और दोबारा रॉक डोर बंद कर दिया। फिर स्टील स्केल गो का इस्तेमाल करके वो वहां से निकल गया। रेवरेंट इंसैनिटी चैप्टर 130। क्लेंसमैन आर स्टिल मोर रिलायबल। काले बादल आसमान पर छा गए। पूरा किंगमा माउंटेन छाए से ढल चुका था, जैसे किसी तूफान के आने का इशारा दे रहा हो। एक दूर दराज माउंटेन के किनारे 1 दर्जन ताकतवर लाइटनिंग वुल्फ अपने मुंह के कोने को पीछे खींचकर हल्की गुर्राहट कर रहे थे। उन्होंने फेंग युआन को चारों तरफ से घेर लिया था। ये तंदुरुस्त वुल्फ थे
और लंगड़े लूले वुल्फ जैसे नहीं थे। अगर कोई भी रैंक 2 गो मास्टर ऐसे घेरे में अकेले फंस जाता तो बेचैन हो जाता, लेकिन इस वक्त हालात बिल्कुल उल्टे हैं। फेंग युआन वहीं एक जगह शांत चेहरे के साथ खड़ा था। उल्टा जो लाइटनिंग वुल्फ उसे घेर रखे थे वही थोड़े घबराए हुए और डरे डरे लग रहे थे। लड़ाई काफी देर तक चल चुकी थी और जमीन खून से भीग चुकी थी। कई लाइटनिंग वुल्फ जमीन पर गिर चुके थे और छाई हुई खामोशी फेंग युआन की गवाही दे रही थी। मरो मरो, फेंग युआन ने मन ही मन जोर से कहा और बिना किसी हेजिटेशन के हमला करने लगा। जबकि घेरे में उसको डाला गया था, उसने जमीन पर जोर से फिर मारा और अपने लेफ्ट वाले लाइटनिंग वुल्फ पर झपट्टा मारा। लाइटनिंग वुल्फ डर के मारे तुरंत एक छोटा कदम पीछे हटे, लेकिन फिर से उनमें क्रूर सोच जाग गई। उनमें से एक जोर का छलांग लगाया और फेंग युआन पर हमला कर दिया। उसने हवा में अपना मुंह खोला, अपने तीखे और भयंकर दांतों को दिखाते हुए। फेंग युआन जोर से हंसा। उसने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधा अपना दाहिना हाथ झुला दिया। हवा को चीरते हुए एक तेज आवाज गूंज उठी। एक भयंकर नीले रंग का मून ब्लेड हवा में सीधे कतार में उड़ा और सीधा लाइटनिंग वुल्फ के खुले मुंह से टकराया। सिर्फ एक भयानक चीरने की आवाज आई और बेचारा लाइटनिंग वुल्फ तुरंत 2 टुकड़ों में कट गया। उसके मुंह से लेकर उसके पूंछ तक इस मून ब्लेड के एक ही वार से उबलता हुआ खून जोर से उछला और खूनी बारिश की तरह बरसने लगा। फेंग युआन का पूरा शरीर व्हाइट जेट की रोशनी से चमक उठा और वो खूनी बारिश को चीरते हुए वुल्फ के झुंड में तबाही मचाने लगा। लाइटनिंग वुल्फ तुरंत चारों तरफ से उस पर हमला कर दिया। उन्होंने अपने मुंह खोले और उसे चबाने की कोशिश की, लेकिन व्हाइट जेट गू के डिफेंस ने उनके वार को रोक दिया, जिससे उनके अपने दांत टूट गए। उनके पंजे भी बेकार साबित हुए। फेंग युआन ने घूंसे और लातों से वार किया और उसकी 2 बोट्स जितनी शक्ति के सामने लाइटनिंग वुल्फ हवा में उड़ने लगे। कुछ वुल्फ की खोपड़ी सीधा चकनाचूर हो गई और वहीं तुरंत मर गए। इस युद्ध में अब फेंग युआन का पूरा दबदबा था, लेकिन अच्छी चीजें हमेशा नहीं रहती, क्योंकि उसकी प्राइमेवल एसेंस तेजी से खत्म हो रही थी। फेंग युआन की क्षमता सिर्फ सी ग्रेड की थी और उसका कल्टीवेशन रैंक 2 मिडिल स्टेज पर था। उसके अपेचर में 50% प्राइमेवल एसेंस भी बची हुई नहीं थी। उसने अपनी घटती हुई प्राइमेवल एसेंस पर नजर डाली, लेकिन अभी भी काफी लाइटनिंग वुल्फ बचे हुए थे। उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उसने तुरंत स्टिल स्केल गू का इस्तेमाल किया। उसका शरीर धीरे धीरे पानी की लहरों की तरह गायब होने लगा। पलक झपकते ही उसकी कोई निशानी भी नहीं बची। लाइटनिंग वुल्फ बिल्कुल बेफिक्र हो गए। उन्होंने गुस्से भरी गुर्राहट निकाली और पूरे इलाके को छानने लगे। उन्हें कुछ भी हाथ नहीं आया। फेंग युआन दूर नहीं गया था। वो लाइटनिंग वुल्फ की हरकतों पर नजर जमाए रखा, साथ ही प्राइमेवल स्टोन से अपनी प्राइमेवल एसेंस को वापस बढ़ाने लगा और एक साथ स्टेल्थ स्किल गू की छुपने की शक्ति को बनाए रखा। लाइटनिंग वुल्फ का विजन लाजवाब था, लेकिन उनकी सूंघने की शक्ति उतनी बेहतर नहीं थी। स्टेल्थ स्किल गू उनके लिए एक बड़ी कमजोरी साबित हो रही थी। जब फेंग युआन की प्राइमेवल एसेंस फिर से 30% तक पहुंच गई, तब जाकर लाइटनिंग वुल्फ का झुंड मजबूरी में पीछे हट गया। फेंग युआन के पास कोई भी मोमेंट गुवम नहीं था, इसलिए अगर लाइटनिंग वुल्फ वाकई भाग जाते तो वो अपनी रफ्तार से उनका पीछा नहीं कर पाता। इस वजह से उसने स्टेल्थ स्किल गू का छुपाव हटा दिया और फिर से दिखाई देने लगा। एक जोर से वुल्फ की भयंकर चीख हवा में गूंज उठी। लाइटनिंग वुल्फ ने जैसे ही फेंग युआन को देखा, ऐसे लगा जैसे कि उनके बाप को मार दिया हो। वो पूरा गुस्सा भर के उसकी तरफ झपटने लगे। फेंग युआन के चेहरे में ठंडी हंसी थी। उसने इंतजार किया जब तक लाइटनिंग वुल्फ उसके सामने ना आ गए और फिर अचानक से अपने दाएं हाथ से एक जोरदार वार किया। उसका दायां मुट्ठी एक हल्के व्हाइट जेट की चमक से ढका हुआ था, जो बहुत कठोर था। उसका घूंसा जोर से एक लाइटनिंग वुल्फ के नीचे वाली पीठ पर जाकर लगा। क्रैक! एक तीखी आवाज तुरंत सुनाई दी और बेचारा लाइटनिंग वुल्फ फेंग युआन के जोरदार वार से हवा में उड़ गया। उसकी नीचे की पीठ चकनाचूर हो चुकी थी और वो जमीन पर गिर गया और पागलों की तरह तड़पने लगा, दर्द भरी चीखें निकलते हुई। लेकिन अब वो फिर से उठने के लायक नहीं था। फेंग युआन की प्राइमेवल एसेंस काफी हद तक वापस भर चुकी थी और अपनी जबरदस्त लड़ने की ताकत के साथ उसने कुछ ही पलों में और 4 लाइटनिंग वुल्फ का सफाया कर दिया। बचे हुए लाइटनिंग वुल्फ अपनी लड़ने की हिम्मत खो चुके थे और डर भरी नजर से फेंग युआन की तरफ देखने लगे। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया,
अपनी पूंछ दबाई और भाग खड़े हुए। फेंग युआन ने उनका पीछा नहीं किया। वो रफ्तार में इन लाइटनिंग वुल्फ का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए पीछा करना बेकार था। जमीन पर वुल्फ के लाशों का ढेर लगा था और ये सब फेंग युआन की जीत की निशानी थी। लेकिन फेंग युआन चौकन्ना था। उसने जल्दबाजी में लाइटनिंग वुल्फ की आंखें निकालने की कोशिश नहीं की। अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास। फेंग युआन तुरंत पूरे फॉरेस्ट को जांचने लगा। वो तुरंत हाथों और घुटनों के बल नीचे झुक गया। अपना दायां कान जमीन के बिल्कुल करीब ले गया। उसके कान से जड़ें निकलकर मिट्टी के अंदर घुस गई। उसकी सुनने की शक्ति तुरंत कई गुना बढ़ गई। अब वो 300 कदम के दायरे में होने वाली हर एक हरकत का पता लगा सकता था। उसके कानों में कई तरह की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन ना ही किसी वुल्फ के झुंड की आवाज थी और ना ही किसी दूसरे को मास्टर की हरकत की। फिलहाल मैं सेफ हूँ। फेंग युआन ने हल्की सांस छोड़ी। उसने एक डैगर निकाला और लाइटनिंग वुल्फ की आंखें निकालने लगा। उसने सिर्फ छोटे से ही हिस्से को सामने दिया, बाकी की आंखें उसने छुपा दी। अगर वो सब कुछ सामने रख देता तो बिना किसी डाउट के शक उसके ऊपर होने लगता और शायद चुपके से जांच भी शुरू हो जाती। फेंग युआन ऐसे किसी भी झंझट से जितना हो सके बचना चाहता है। फेंग युआन ने सभी लाइटनिंग वुल्फ की आंखें निकालने के बाद बिना देर किए तुरंत वहां से रवाना हो गया। जब उसने इसी तरह 2 और वुल्फ के झुंड का सफाया कर दिया, तब तक आसमान घने काले बादलों से ढक चुका था। तेज हवाएं चल रही थी जो पाइन फॉरेस्ट से गुजरकर हरे लहर जैसे माउंटेन में फैल रही थी। पत्तों की सरसराहट के साथ एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी, जैसे अंधेरी रात में एक डरावना संदेश। हवा के बीच कहीं दूर से एक बड़े झुंड के लाइटनिंग वुल्फ की हल्की मगर भयानक चीख गूंज रही थी। फेंग युआन का चेहरा हल्का सा पीला पड़ गया। उसकी पिछली जिंदगी की यादों के मुताबिक आज वही दिन है जब असली वुल्फ टाइड होने वाला है। उसने फिर से अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे लाइटनिंग वुल्फ के तेज गति से आगे बढ़ने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसे कोई हैरानी नहीं हुई, बल्कि वो और ज्यादा शांत हो गया। इसका मतलब था कि लाइटनिंग वुल्फ कम से कम 300 कदम की दूरी पर थे। ये फासला उसकी अपनी रफ्तार और जमीन की जानकारी मिलाकर इतनी थी कि वो सुरक्षित विलेज तक पहुंच सकता था। ये लाइटनिंग वुल्फ कितने चालाक हैं जो ऐसे मौसम में हमला कर रहे हैं। तेज हवा की नॉइस और पाइन फॉरेस्ट की आवाजें उसकी हरकतों को काफी हद तक छुपा देती हैं। फेंग युआन ने मन ही मन सोचा। फिर उसने अपनी पूरी रफ्तार लगा दी और विलेज की तरफ दौड़ पड़ा। 100 मीटर से ज्यादा दौड़ने के बाद उसका सामना 5 गो मास्टर की टीम से हुआ। अरे तुम तो गुयू फेंग युआन हो ना? ग्रुप में एक नौजवान गो मास्टर ने आईब्रो उठाई। जैसे ही उसकी नजर फेंग युआन पर पड़ी और एक अजीब अंदाज में उसने ग्रीट किया। ये गो मास्टर और कोई नहीं बल्कि गुयू पेंग था, फेंग युआन का पुराना क्लासमेट था। एकेडमी में फेंग युआन ने उसे बुली किया था और एक्सटॉर्शन भी किया था। फेंग युआन ने एक बेफिक्र नजर उस पर डाली और बिना रुके उसके बगल से निकल गया। उसे दोबारा बोलने का मौका नहीं दिया। साला हरामी फेंग युआन। गो युपेन एक पल के लिए सुन रह गया। फिर उसके दिल में एक दबा हुआ गुस्सा उभरने लगा और उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। उसे फेंग युआन का मजाक उड़ाने का मौका नहीं मिला। लिटिल पेंग, रफ्तार मत घटा। हमें आज कम से कम 50 लाइटनिंग वुल्फ मारने हैं, तभी बैटल मेरिट बोर्ड में हम अपनी जगह बनाए रख सकेंगे, ग्रुप लीडर ने तेज आवाज में कहा। गो युपेन ने तुरंत अपने गुस्से भरे चेहरे को संभाल लिया और जल्दी अपनी टीम के साथ कदम मिलाने लगा। मेरी टीम बैटल मेरिट बोर्ड में 75 रैंक पर है, जबकि फेंग युआन 200 से भी नीचे है। ये फर्क तो आसमान और जमीन का है। ऊपर से मुझे कितना अच्छा सीनियर लीडर मिला जो मेरा ध्यान रखता है। वुल्फ टाइड की शुरुआत होने से लेकर अब तक मैंने अपने कुछ बैटल मेरिट पॉइंट का यूज करके गुवम भी खरीदे हैं। मेरा फ्यूचर रोशनी से भरा है। फेंग युआन मुझसे मुकाबला कैसे करेगा? गो युपेन के मन में यही सोच चल रहा था। जब वो अपनी टीम के साथ आगे बढ़ने लगा, गो युपेन ये सब कुछ सोचकर शांत हो गया, बल्कि एक तरह से अपने आप को खुशनसीब महसूस करने लगा। इस दुनिया में लड़कर अकेले कौन कितनी दूरी तक जा सकता है? मिलकर काम करने से ही सब आसान होता है। एकता ही असली ताकत है। आखिर में अपने ही क्लैंसमैन के लोग सबसे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। क्लैन की मदद से हम नए गो मास्टर सुरक्षित तरह से बड़े हो सकते हैं। वो फेंग युआन एक बेवकूफ है जो खुद को एक हीरो समझता है। रैंक 5 रिवर सोलो टोट की समस्या सिर्फ किस्मत से सुलझ गई थी और अब वो हवा में उड़ रहा है। हाँ, टीम लीडर वो जरूर बन गया है, लेकिन अभी तक किसी को भी अपनी टीम में शामिल नहीं किया। अच्छा हुआ जो सबसे
से नीचे रैंक मिला। हा हा हा। और वैसे भी उसकी अजीब पर्सनैलिटी के साथ कौन उसकी टीम ज्वाइन करेगा। गुयुपेन मन ही मन ये सोचकर हंसी रोक नहीं पाया। गुयुपेन की चाल और भी हल्का फुल्का और बेफिक्र हो गया। अजीब बात ये थी कि पूरे रास्ते पर उसका किसी भी वुल्फ के झुंड से सामना नहीं हुआ। गुयुपेन ने अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। दिन का दूसरा समय था, लेकिन आसमान में पहले ही इतना अंधेरा हो चुका था जैसे शाम हो गई हो। तेज हवा चली और काले बादल घने होकर आसमान को पूरी तरह ढक चुके थे। वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जैसे कड़कती बिजली और तूफानी बारिश का एक बड़ा तूफान तैयार हो रहा हो। लेकिन गुयुपेन बिल्कुल भी नहीं डरा। उसके होठों पर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कुराहट आ गई और उसने मन ही मन सोचा, हा हा हा, तो फेंग युआन इतनी तेजी से भाग रहा था सिर्फ इस तूफानी बारिश से बचने के लिए। डरपोक कहीं का, एक मामूली बारिश से डरने की क्या जरूरत। इसी वक्त ग्रुप लीडर का चेहरा अचानक से पीला पड़ गया। उसने अपना मुंह खोला और गहरी सांस अंदर खींची। सीनियर ग्रुप लीडर, क्या हुआ? बाकी के भी 4 सदस्यों ने यह देखा और तुरंत पूछा। इस गू मास्टर के ग्रुप में ग्रुप लीडर को स्काउटिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। वैसे तो वो भी एक रैंक 2 गू मास्टर था, लेकिन उसका स्काउटी गुवम इतने दूर तक सुनने या महसूस करने की क्षमता नहीं रखता था जितनी फेंग युआन का अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास को रखता था। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे उसकी खून की बूंद भी सूख गई हो। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो किसी को डिटेल में समझाए। भागो जल्दी, वो दहशत भरी आवाज में चीखा। और जब तक बाकी के ग्रुप मेंबर्स उसकी तरफ हैरान परेशान होकर देखते, तब तक वो बिना किसी देरी के पलटकर तेजी से भाग चुका था। ग्रुप लीडर के पीछे भागो। बाकी के सदस्य बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने तुरंत सिचुएशन समझ ली और बिना वक्त गवाए तेजी से दौड़ पड़े। एक भयानक कान फाड़ने वाली चीख हवा में गूंज उठी, जैसे मौत का संदेशा सुना रही हो। पीछे से लगातार वुल्फ की भयानक चीखें सुनाई देने लगी। इन आवाजों से वो तुरंत समझ गए कि उनके पीछे 1000 से ज्यादा लाइटनिंग वुल्फ का झुंड दौड़ रहा था। पूरे ग्रुप का चेहरा सफेद पड़ गया। सबके सांस फूल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जान लगाकर दौड़ने लगे। रुको, मुझे भी ले चलो। गुयुपेन अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था, लेकिन फिर भी सबसे पीछे छूट गया। घबराहट में उसका होश उड़ गया और वो चीख चीख कर मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसने अपने पीठ के बिल्कुल पीछे लाइटनिंग वुल्फ की भयानक सांस महसूस की। ऐसा लगा जैसे मौत के कदम करीब आ चुके हो। जो बात उसके लिए सबसे ज्यादा निराश भरी थी वो ये थी कि जो ग्रुप लीडर उसका हमेशा ख्याल रखता था, उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वही साथी जो पहले सीना ठोक कर भाईचारा और दोस्ती की बातें करते थे, अब उसकी चीखों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। एक और भयंकर चीख गूंज उठी जो गुयुपेन के दिल को दहला गई। गुयुपेन ने अचानक अपने बिल्कुल करीब से एक वुल्फ की भयानक चीख सुनी। उसका दिल जोर से धड़क उठा और एक ठंडी लहर उसके रीढ़ के हड्डी से नीचे उतर गई। दूसरे ही पल उसने महसूस किया जैसे एक जहरीला तूफान जैसी भारी ताकत उसकी पीठ पर चढ़ गई। वो जोर से जमीन पर गिर गया। मिट्टी और पत्थर उसके चेहरे से टकरा गए। वो जमीन पर बॉल की तरह लुढ़क गया। जोर से गिरने से उसका सर चक्कर खाने लगा और कुछ पल के लिए उसकी सोचने समझने की शक्ति एक पल के लिए रुक गई। वो बिना सोचे समझे अपने आप ही मुड़ गया। अपने आप को बचाने के लिए मुकाबले करने की कोशिश करने लगा। एक जोर का झटका लगा जैसे बिजली गिर गई हो। गुयुपेन के सामने अंधेरा छा गया। एक लाइटनिंग स्नेक हवा में चमका जैसे अंधेरे को चीरकर अपनी भयानक चमक दिखा रहा हो। अंधेरे में अचानक एक ताकतवर लाइटनिंग वुल्फ का भयानक शकल दिखाई दिया जो बिजली की चमक में दिख रहा था। वो एक आम लाइटनिंग वुल्फ से 2 गुना बड़ा था। उसके जिस्म से बाल तेज हवा में खड़े हो रहे थे। उसने अपना मुंह खोला और उसके चांदी जैसे चमकदार तेज दांत नजर आए जो किसी भी पल गुयुपेन का अंत कर सकते थे। गुयुपेन की आंखों की पुतलियां डर के मारे सुई जितनी छोटी हो गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक सोच बार बार गूंज रही थी। 100 बिस्किंग वुल्फ के झुंड का आकार वुल्फ के गुफा में से बड़ा था। सिर्फ 3 मीरियड बिस्किंग लेवल के थंडरक्राउन वुल्फ ही नहीं थे, बल्कि 100 बिस्किंग लेवल के बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ और 1000 बिस्किंग लेवल के फ्रेंचिंग लाइटनिंग वुल्फ भी मौजूद थे। अलग ही पल बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ ने अपना बड़ा और भयंकर मुंह खोला। एक तेज क्रैक की आवाज आई और गुयुपेन का पूरा सर एक झटके में चबा डाला। ताजा खून और दिमाग का मांस हर तरफ उछल पड़ा। बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ ने अपना सर खुजाया और गुयुपेन की गर्दन से बहते खून को चूसने लगा। फिर उसने उसके मोटे मांस को नोच नोच कर खाना शुरू कर
दिया। बेशुमार लाइटनिंग वुल्फ्स उसके पीछे से तेज दौड़ते हुए और आगे की तरफ झपट पड़े। गूंजदार गुर्राने की आवाज बिना रुके लगातार गूंजती रही। टप टप तेज बारिश भी जोर से बरसने लगी। अब असली वुल्फ टाइड शुरू हो चुका था। Reverend Insanity Chapter 131 Loneliness is the deepest darkness। बहुत तेज से बारिश बरस रही थी और सांप की तरह बिजली आसमान में इधर उधर नाच रही थी। ये पूरी रात ऐसा ही चलता रहा। फेंग युआन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अपने घर के बाहर गो मास्टर की चीख पुकार और बारिश में उनके कदमों की आवाज सुन रहा था। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद की और उसकी पिछली जिंदगी की यादें फिर से उसके मन में आने लगी। अपनी पिछली जिंदगी में जब वुल्फ का हमला हुआ था तब वो अभी भी रैंक 1 गो मास्टर था। सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा होने के कारण उसने विलेज के अंदर छुप कर अपनी जान बचाई और उस तबाह कर देने वाली हालात से बच गया। लेकिन इस बार वो पहले ही रैंक 2 मिडिल स्टेज तक पहुंच चुका था और उसके पास 4 फ्लेवर लिकर बम भी था जो अब अपर स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। इस वजह से उसे भी दूसरे गो मास्टर की तरह इस अंधेरी रात में वुल्फ के हमले का सामना करना पड़ रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और फिर भी उन्हें इतनी बुरी विजिबिलिटी में लाइटनिंग जैसे तेज वुल्फ से लड़ना पड़ रहा था। ये तो सच में एक तरह का टॉर्चर है। फेंग युआन ने मन ही मन नाखुश होकर सोचा। वो किराए के मकान में नहीं सोया बल्कि वो सराय में था। अगर फेंग युआन किराए के घर में होता तो उसे पक्का जबरदस्ती जंग में शामिल होना पड़ता। क्लैन के हायर अप्स ने पक्का इस बार वुल्फ के हमले की गंभीरता को कम समझा है। सही तरीका तो ये होता कि विलेज के अंदर छुपकर आखिरी तक रक्षा की जाती, पर अफसोस वो अपने पिछले एक्सपीरियंस के चक्कर में अंधे हो गए हैं। फेंग युआन ने ये सोचते हुए अपने बिस्तर पर करवट बदली। खिड़की के बाहर बारिश हर जगह जोर से टपक रही थी। ये पक्का एक तूफान था। गरजती बिजली की आवाज लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। गलियों में गो मास्टर जल्दी जल्दी इधर उधर जा रहे थे। उनके कदमों की आवाज और उनके गुस्से भरी आवाज एक पल के लिए भी नहीं रुक रही थी। अचानक वुल्फ की चीखें विलेज तक पहुंच गई। ये रात तो बिना नींद के गुजारने वाली थी, चाहे वो जान की बाजी लगाकर लड़ने वाले गो मास्टर हो या विलेज में छुपकर कांप रहे आम लोग या फिर खुद फेंग युआन। आधी रात तक सोने के बाद वो सब अपने आप जाग गए। वो उठा नहीं, बस अपनी आंखें अंधेरे में खोलकर बिस्तर पर लेटा रहा। खिड़की के बाहर की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। लोगों की जिंदगी और मौत की लड़ाई वो अपनी सोच में साफ देख सकता था। विलेज के बाहर के तूफान के साथ गो मास्टर और वुल्फ के झुंड मिलकर एक अजीब सी जिंदा स्टेज सजाए हुए थे। चाहे कोई भी किरदार हो, हर कोई जिंदगी का असली मतलब देखने में लगा था। जिंदगी एक ड्रामा की तरह थी और ये एक अच्छा ड्रामा चल रहा था। पर फेंग युआन इस खेल का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं था। उल्टा उसके मन में एक अजीब सी अकेलेपन की एहसास जाग उठी। एक छोटे से घेरे में एक अकेलापन। ये इस वजह से नहीं थी कि वो एक ट्रांसमाइग्रेटर था या एक रिकानेटर था या फिर उसके पास कोई बड़ा राज था, बल्कि इसलिए क्योंकि हर कोई अकेला ही जन्म लेता है। इंसान आइसोलेट आइलैंड की तरह होते हैं जो तकदीर के समंदर में तैर रहे होते हैं। इंसान का मिलना आइसोलेट आइलैंड की टक्कर की तरह होता है और जैसे ही वो एक दूसरे से टकराते हैं एक असर जरूर होता है। कभी कभी ये आइलैंड एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इंटरेस्ट, किनशिप, फ्रेंडशिप, लव और हेट के नाम पर, लेकिन आखिरकार वो अलग हो जाते हैं डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हुए। यही है जिंदगी का असली सच। अफसोस लोग हमेशा अकेलेपन से डरते हैं। वो हमेशा भीड़ की चहल पहल के लिए तरसते हैं और अपना समय खाली बिताने से इनकार करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो अकेलापन का सामना करते हैं इसका मतलब होता है दुख और दर्द का सामना करना। लेकिन जैसे ही लोग इस दुख का सामना करने लग जाते हैं उन्हें टैलेंट और हिम्मत मिलने लगता है। इसीलिए एक कहावत है, बड़ी सफलता पाने वाले हमेशा अकेले होते हैं। ये है अकेलेपन का एहसास। हर बार जब मैं इसे महसूस करता हूँ ये मेरे इरादों को और मजबूत कर देता है ताकि मैं डिमोनिक पाथ का पीछा कर सकूं। फेंग युआन की आंखों में चमक आ गई जब उसकी आंखों में रेंजो की
कहानी आई। लेजेंड्स कहते हैं रेंजो को एटीट्यूड को मिला था। एटीट्यूड को एक नकाब की तरह था, बिना दिल के रेंजो उसे पहन नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले रेंजो ने अपना दिल होपको को दे दिया था और उस दिन से उसने सभी मुश्किलों से डरना बंद कर दिया। लेकिन अगर रेंजो को एटीट्यूड को का इस्तेमाल करना था तो उसके पास एक दिल होना जरूरी था। रेंजो परेशान था, इसलिए उसने एटीट्यूड को से पूछा। उसने कहा, ओ एटीट्यूड को, कभी कभी सिर्फ एटीट्यूड ही सब कुछ होता है। अब जब मुझे एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तुम ही इस प्रॉब्लम को जानते हो, इसलिए मैं तुमसे सलाह लेने आया हूँ। एटीट्यूड को ने कहा, ये तो मुश्किल नहीं है रेंजो, तुम्हारे पास अब एक दिल नहीं है, बस एक नया दिल ढूंढ लो। रेंजो कंफ्यूज हो गया। उसने फिर पूछा, तो फिर मैं एक नया दिल कैसे ढूंढ सकता हूँ? एटीट्यूड को ने एक गहरी सांस भरी और कहा, दिल कहीं भी नहीं है और हर जगह है। दिल को पाना आसान भी है और मुश्किल भी। तुम्हारी हालात देखते हुए तुम अभी एक नया दिल पा सकते हो। रेंजो खुशी से भर गया। जल्दी बताओ कैसे? एटीट्यूड को ने उसे चेतावनी दी, ये दिल अकेलापन कहलाता है। इंसान, क्या तुम सच में इसे चाहते हो? एक बार तुमने इसे पा लिया तो तुम्हें अनंत दुख, अकेलापन और डर का भी सामना करना पड़ेगा। रेंजो ने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और पूछना जारी रखा। एटीट्यूड को रेंजो के आदेश को टाल नहीं सकता था, इसलिए उसने कहा, तुम्हें बस एक सितारे भरी रात में आसमान की तरफ देखना है। बिना कुछ कहे जैसे ही सुबह होगी तुम्हें अकेलेपन का दिल मिल जाएगा। उस रात आसमान तारों से भरा हुआ था। एटीट्यूड की सलाह सुनकर रेंजो अकेले माउंटेन पीक पर बैठ गया और रात के आसमान को ताकने लगा। इससे पहले उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी, हमेशा जीने की तकलीफ में लगा रहता था। उसके पास इस खूबसूरत और रहस्यमयी आसमान की तरफ देखने का समय ही नहीं था। लेकिन अब जब उसने सितारे भरे आसमान को ताकना शुरू किया तो उसके विचार बहने लगे। वो लगातार अपने बारे में सोचने लगा, एक इतना छोटा और कमजोर जीव जो हमेशा डर और घबराहट के साए में जीता रहा। हाय, मेरे पास होप को, स्ट्रेंथ को, रूल एंड रेगुलेशन को और एटीट्यूड को सब कुछ है, पर फिर भी इस धरती पर जीना उतना ही मुश्किल है जितना पहले था। अगर मैं कल भी मर जाऊं तो कोई हैरानी नहीं होगी। अगर मैं मर गया तो क्या दुनिया मुझे याद रखेगी? क्या कोई मेरी मौजूदगी पर खुश होगा या मेरी मौत पर शोक मनाएगा? इस बात को सोचकर रेंजो ने अपना सिर झुका दिया। इस दुनिया में वो अकेला ही एक इंसान था, तो दूसरे लोग होंगे ही कहाँ? गो उसके साथ थे, फिर भी उसके अंदर एक गहरा एहसास था अकेलेपन का। अकेलेपन का दिल। इस पल जब रेंजो ने गहरे अकेलेपन का एहसास किया, उसके शरीर में अचानक एक नया दिल आ गया। सूरज की किरणें से उगकर उसके चेहरे पर चमकने लगा, पर रेंजो को कोई खुशी महसूस नहीं हुई, बल्कि उसके अंदर अनंत दुख, निराशा, उलझन और डर भी जाग उठा। वो इस अकेलेपन और डर को सह नहीं पाया, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ डार्कनेस और डिस्ट्रक्शन महसूस हो रही थी। इसलिए दुख के कारण वो जोर से चीखा, अपनी उंगलियां बढ़ाकर अपनी आंखें निकाल दी। उसकी बाईं आंख जमीन पर गिरते ही एक जवान आदमी में बदल गई और उसके सुनहरे बाल थे और एक मजबूत शरीर। जैसे ही वो दिखाई दिया, वो रेंजो के सामने घुटने में झुका और बोला, ओ रेंजो, मेरे फादर, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, वर्डेंट ग्रेट सन। उसी समय उसकी दाईं आंख एक जवान लड़की में बदल गई। उसने रेंजो का हाथ थाम लिया और कहा, ओ रेंजो, मेरे फादर, मैं आपकी दूसरी बेटी हूँ, डेसोलेट एंशिएंट मून। रेंजो जोर से हंसा, उसकी खाली आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने 3 बार बहुत अच्छा कहा और फिर बोला, अब मेरे बच्चे हैं, मैं अकेलेपन के दिल का दुख सह सकता हूँ। अब से मेरी मौजूदगी का जश्न मनाने वाले लोग होंगे और मेरी मौत पर शोक मनाने वाले भी। अगर अब मैं मर भी जाऊं तो तुम मुझे याद रखोगे, बस एक बात। आखिरकार उसने एक गहरी सांस भरी और कहा, मैंने अपनी आंखें खो दी हैं, अब मैं रोशनी देख नहीं सकता। आज से तुम दोनों मेरी जगह इस दुनिया को देखना।
पूरी रात बारिश होती रही। सिर्फ सुबह होते ही जाकर बारिश रुकी। फेंग युआन सराय से बाहर निकला। गलियों में गुजरने वाले लोगों के चेहरे में उदासी थी। इस रात क्लैन ने भारी नुकसान उठाया था। हकीकत ये थी कि किंग माओ माउंटेन के तीनों क्लैन इस भयंकर हालात से बच नहीं सके। सभी ने भारी नुकसान उठाया था। फेंग युआन ये सब समझ गया जैसे ही उसकी नजर मेरिट बोर्ड पर पड़ी। एक रात के अंदर बैटल मेरिट बोर्ड से 25 छोटी टीमों के नाम मिटा दिए गए। सभी वुल्फ टाइड की बलि चढ़ गए। अगर एक दो लोग बचे भी थे तो या तो घायल थे या फिर अपाहिज हो चुके थे। जिस ग्रुप में गुयू फेंग था वो भी इन्हीं में शामिल थे। अगले कुछ दिनों तक हालात दिन ब दिन और भी बिगड़ती चली गई। पहले 100 बीस्ट किंग बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ आए और कुछ ही समय बाद खबरें ये भी थी कि 1000 बीस्ट किंग फ्रेंजिंग लाइटनिंग वुल्फ भी नजर आया है। ऐसी जानकारी सुनकर लड़ रहे रैंक 2 गो मास्टर का दिल डर से कांप उठा। अगर वो फ्रेंजिंग लाइटनिंग वुल्फ से टकरा गए तो कम से कम 3 ग्रुप को मिलकर उसका सामना करना पड़ेगा, और ये भी तभी जब सिर्फ एक ही हो। अगर साथ में और भी नॉर्मल वुल्फ हुए तो हालात और भी ज्यादा भयंकर हो जाएंगे। तीनों को इस हालात से निपटने के लिए अपने रैंक 3 के एल्डर को भेजना पड़ा। इस हालात में गू मास्टर की रोजाना जिंदगी बहुत ज्यादा खतरनाक और मुश्किल हो गई। स्टिल स्किल गू होने के बावजूद फेंग युआन को बेहद सावधानी और सूझबूझ से काम लेना पड़ रहा था। आखिरकार कहीं भी उसका सामना एक बीस्ट किंग क्लास के लाइटनिंग वुल्फ से हो सकता था जिसके पास लाइटनिंग आईक्यू हो सकता था। अच्छी बात यह थी कि उसने पहले ही अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास का इस्तेमाल करने के लिए एक कीमत चुका दी थी। ये इन्वेस्टिगेशन को बहुत दूर तक काम करता था जिसकी वजह से फेंग युआन बड़े बड़े वुल्फ पैक से दूर रहने में कामयाब हो रहा था। आखिरकार जैसे जैसे जुलाई अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ने लगा मौसम भी गर्म होने लगा। हालांकि हालात अब भी उतनी बेहतर नहीं थी पर तीनों क्लैन के साथ मिलकर लड़ने की वजह से हालात अब कुछ कंट्रोल में आ चुकी थी। कहीं माउंटेन के किनारे के पास 3 गो मास्टर जो पहले ही मुश्किल युद्ध लड़ चुके थे अब एक नया लाइटनिंग वुल्फ का सामना कर रहे थे जो अभी अभी वहां आया था। मौत की छाया उनके सिर पर मंडरा रही थी। साला प्राइमेवल एसेंसी काफी नहीं है। अगर मेरे पास 60% होता, नहीं सिर्फ 30% भी होता तो यूं हमें भागने की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रुप लीडर शोंग जैन ने धीरे धीरे आगे बढ़ते बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ को घूर कर देखा। जैसे बिल्ली चूहे से देखती है वैसे ही वुल्फ इनका पीछा कर रहा था। शोंग जैन ने एक जोर का खूनी थूक फेंका। आगे माउंटेन का किनारा है, रास्ता खत्म हो चुका है, अब क्या करें? एक ग्रुप के मेंबर ने फीका पड़ा चेहरा लेकर पूछा। और क्या कर सकते हैं? बस मदद आने की उम्मीद कर सकते हैं। मैंने सुना है कि मेरे क्लैन के लॉर्ड बाइनिंग बीइंग अपनी क्लोज कल्टीवेशन से बाहर आ चुके हैं और युद्ध में शामिल होने के लिए तेजी से आ रहे हैं। पहले जो ओरिजिनल ग्रुप्स शोंग क्लैन और बाई क्लैन के थे उन्होंने मिलकर वुल्फ टाइड का सामना किया और एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। बाइनिंग बीइंग का इंतजार करने के बजाय मैं अपनी जिंदगी के लिए खुद लड़ना पसंद करूंगा। शोंग जैन ने दांत खींचते हुए कहा। एक बीस्ट किंग इतना खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि उसके शरीर पर गू होते हैं। मेरे पास एक प्लंडर गू है। ये मेरे दुश्मन से एक जबरदस्ती गू वम चुरा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के दौरान मुझे एक जगह खड़ा रहना पड़ेगा और मैं हिल नहीं सकता। इस बीच तुम दोनों को मुझे सेफ रखना होगा। ठीक है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और शोंग जैन के सामने खड़े हो गए, बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ को रोकने के लिए तैयार। चाहे उन्हें पता था कि जीतने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन कोई भी ऐसी मौत स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अगर प्लंडर को काम कर गया तो हमारे बचने का मौका होगा। हेवन हमें ब्लेसिंग दीजिए। शोंग जैन ने अपना डिसीजन बना लिया था। जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, जिंदगी और मौत का फैसला अब इसी पल पर निर्भर था। वो इंसान और वुल्फ नहीं जानते थे कि माउंटेन की ऊंचाई पर एक सफेद बालों वाला लड़का जो सफेद पोशाक पहने हुए था चुपचाप इस पूरी घटना को देख रहा था। जिंदगी कितनी बेकार है। वो जमीन पर बैठा था, एक हाथ से अपने आप को संभालते हुए, जबकि दूसरे हाथ से वाइन की बोतल से धीरे धीरे शराब गिरा रहा था। जो वो गिरा रहा था वो शराब नहीं बल्कि माउंटेन का स्वीट स्प्रिंग वाटर था। वो शराब नहीं पीता था बल्कि सिर्फ पानी पसंद करता था। जैसे ही वो लड़का पानी पी रहा था उसकी नजर नीचे चल रहे तमाशे पर टिकी हुई थी। लड़ो और मर जाओ। इतनी बोरिंग जिंदगी कितनी बेकार लगती है। सिर्फ ऐसे ही भयंकर लड़ाई ही तुम्हारी जिंदगी में थोड़ा सा रोमांस और रंग भर सकती है। इस तरीके से ही तुम्हारी जिंदगी का कुछ मतलब बन सकता है। वो अपने मन ही मन हल्का हंसने लगा, बिना किसी मदद करने की इच्छा दिखाए। चाहे उसके पास शक्ति थी
चाहे वहाँ उसका बाइकलैन का मेंबर ही क्यों ना हो। तो क्या हुआ, उसके लिए अकेलापन सबसे गहरी अंधेरी थी और रिश्ते की रोशनी सिर्फ एक झूठा पर्दा था। बाइनिंग बीइंग कभी भी किसी को बचाने जैसा बेकार काम नहीं करेगा। Reverend Insanity चैप्टर 132 3 स्टेप फ्रेग्रेंट ग्रास। क्लिफ के ऊपर बाइनिंग बीइंग बड़े ध्यान से देख रहा था। जैसे ही वो क्लिफ पर बैठा, एक जिंदगी और मौत की लड़ाई पूरी तरह से सामने चल रही थी। ताकतवर लाइटनिंग वुल्फ ने अपना चाल चला, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दो गू मास्टर उसके रास्ते में आ गए। उनके चेहरे पर एक सख्त और गंभीर एक्सप्रेशन था। उनके पीछे शोंगजेन आधा घुटने पर बैठा था। उसका बायां हाथ उसकी दाएं हाथ की कलाई को कस के पकड़े हुए था और उसका दायां हाथ एक पंजे की शक्ल में था, सीधा बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ पर निशाना लगाए। प्लेंडरगू, अचानक उसने जोर से चीखा। उसके शरीर की सारी प्राइमेवल एसेंस प्लेंडरगू की तरफ भागने लगी। एक अदृश्य पकड़ने वाली शक्ति अंदर से जोर से फूट पड़ी। शोंगजेन का दायां हाथ हवा में झपटा और एक इल्यूजन जैसा एहसास हुआ, जैसे उसने किसी गूवम को पकड़ लिया हो। लेकिन ये गूवम लगातार स्ट्रगल कर रहा था, बार बार रुक नहीं रहा था। ये शक्ति बहुत ज्यादा तेज थी। उसका ग्रेविटी बैलेंस पहले से ही काफी नीचे था। फिर भी उसने महसूस किया कि एक बहुत ही मजबूत ताकत उसे आगे खींच रही है। प्लेंडरगू की सक्सेस रेट बहुत कम है, लेकिन इस बार मुझे ये करना ही होगा, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। उसने अपने दांत को कस के दबाया। उसके माथे पर नसें उभर आई, चेहरा भयंकर हो गया और वो अपनी पूरी ताकत से गू खींचने लगा। शोंगजेन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नाकामी का मतलब सिर्फ मौत था। मौत के दबाव के नीचे उसने अपनी जितनी भी प्राइमेवल एसेंस इकट्ठी कर सकता था सब प्लेंडरगू में डाल दी। जैसे ही प्राइमेवल एसेंस कम हुआ, उसके हाथ में बसा हुआ प्लेंडरगू और भी ज्यादा शक्ति से खींचने लगा। दोनों गू मास्टर्स मुश्किल से ही उसका वार रोक पा रहे थे। जैसे ही शोंगजेन को लगा कि उसका प्लेंडरगू काम करने वाला है, उसका चेहरा अचानक बदल गया। साला प्राइमेवल एसेंस कम पड़ गया। अचानक उसके मुंह से खून उगलने लगा। उसकी तबीयत अपनी सबसे बुरी हालात में चली गई। अगर प्लेंडरगू फेल हो जाता है तो उसे एक भयंकर बैकलैश झेलना पड़ता है। ये प्लेंडरगू की एक बड़ी खामी थी। प्लेंडरगू की रिस्ट्रिक्शन के बिना बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ ने अपना मुंह खोला और जोर से चीखने लगा। उसके अंदर बसने वाले गूवम ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उसके दांत बिजली की तरह चमकने लगे। ये ब्लू लाइटिंग डिस्चार्ज, और आखिरकार उसके मुंह से एक तेज गति से निकल पड़ी। बिजली दोनों गू मास्टर्स के बीच से तेजी से निकली, सीधा घुटनों पर बैठे शोंगजेन की तरफ बढ़ती हुई। शोंगजेन के पास चीखने तक का वक्त नहीं था। जैसे ही बिजली उससे टकराई, वो तुरंत जला हुआ काला मांस बन गया। पल भर में उसकी मौत हो गई। भागो! बचे हुए दोनों गू मास्टर्स के अंदर लड़ने की कोई इच्छा नहीं बची थी और वो दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ उनमें से एक के पीछे भाग पड़ा, उस पर झपटा और सीधा उसका गला अपने दांतों से दबोच लिया। आखिरी बाइकलैन का गू मास्टर बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ के सामने रुक गया। मजबूरी में सिर्फ क्लिफ की तरफ पीछे हटने लगा। मैं मरने वाला हूँ। पीठ क्लिफ से लगी हुई थी। उसने निराशा भरी चीखें मारी, अपने दिल का सारा डर बाहर निकालते हुए। लेकिन अचानक उसकी आवाज रुक गई। उसने क्लिफ के ऊपर बाइनिंग बीइंग को देख लिया। लॉर्ड बाइनिंग बीइंग! लॉर्ड बाइनिंग बीइंग, क्या सच में आप हो? वो एक पल के लिए सुंदर रह गया, फिर अचानक खुशी से चीखने लगा। अरे, तुमने मुझे ढूंढ लिया। बाइनिंग बीइंग हंसा और अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। उसके दाएं हाथ का इंडेक्स फिंगर नीचे की तरफ इशारा करते ही तुरंत एक बर्फ का आइसिकल बना और तेज गति से नीचे गिरने लगा। आइसिकल सीधा मदद मांग रहे गू मास्टर को जा लगा, उसके स्कल को चीरते हुए। उसकी चिन तक पार हो गया। उसका चेहरा अभी भी आशा मिलने की बेहद खुशी से भरा था, लेकिन अगले ही पल वो धड़ से जमीन पर गिर गया। बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ ये देखकर शॉक हो गया। उसने बाइनिंग बीइंग की तरफ घूर के देखा। उसका मुंह खुल गया। अंदर बिजली उसके दांतों के चारों तरफ लिपटी हुई थी। नासमझ जानवर! बाइनिंग बीइंग ने सीधा उसकी तरफ देखा और हल्का सा उछलकर 5 मीटर ऊंची वाले क्लिफ से नीचे कूद गया। हवा में उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और तुरंत एक ठंडी बर्फीली धुंध बन गई। फिर उसने अपना हाथ अलग किया और एक आइस प्लेट बना लिया।
ये आइस प्लेट लगभग 1.7 मीटर लंबी थी, बिल्कुल अर्थ की कटाना की तरह, एकदम साफ और बर्फीली। उसका हैंडल बाइनिंग बींग के मजबूत हाथों में था। बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ ने नीचे से ऊपर बिजली का तीखा लाइट छोड़ा और बाइनिंग बींग हंस पड़ा। उसकी नाक से 2 सफेद भाप की धाराएं निकलने लगी। पानी की भाप घूमती हुई उसके शरीर के चारों तरफ लिपट गई। एक वाटर बैरियर बन गया। पानी का गोला लगातार घूमता रहा और जैसे ही बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ की बिजली से टकराई, वो तुरंत बिखर गई। पानी का गोला जोर से फूट गया और उसके बीच से एक सफेद कपड़े पहने हुए जवान लड़का सामने आया। मरो। जवान लड़के की आंखों की पुतलियां काले से एकदम शुद्ध नीली हो गई, जैसे 2 नीले क्रिस्टल हो। बिना किसी भावना या एहसास के तलवार की धार चमक उठी। बाइनिंग बींग हल्का सा जमीन पर उतरा और उसका हाफ ट्रांसपेरेंट व्हाइट आइस प्लेट से एक बूंद लाल खून टपक गया। वहीं दूसरी तरफ बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ एक स्टैचू की तरह खड़ा रह गया। एक सांस भर के बाद ताजा खून उसकी गर्दन से फूट पड़ा और बड़े से वुल्फ का सिर जमीन पर गिरकर कई बार लुढ़क गया, जबकि उसका शरीर धीरे से धड़ से नीचे गिर गया। उसके शरीर में बसने वाला लाइटनिंग करंट को एक इंटेंस बिजली की तरह निकलकर सीधा बाइनिंग बींग की तरफ लपका। बाइनिंग बींग ने अपनी कलाई हल्का सा झटका दिया और उसकी तलवार से एक तेज रोशनी निकली। लाइटनिंग करंट को उसकी तलवार के नीचे आते ही एक जोरदार धमाके के साथ एक भयंकर नीली बिजली के गोले में बदल गया और तुरंत डिस्ट्रॉय हो गया। बाइनिंग बींग धीरे धीरे चलकर सोंगजेन के मुर्दे की तरफ बढ़ने लगा। बाकी सारे गुवम तो नॉर्मल ही है, लेकिन ये प्लेंडर को थोड़ा दिलचस्प लग रहा है। सोंगजेन के मुर्दे से उसने प्लेंडर को निकाला और उसने अपने सीने के पास पकड़ लिया। भले ही तीनों क्लैन के बीच में एक समझौता हो कि एक गो मास्टर की मौत के बाद जो भी बिना मालिक का बचा गोवम पाए उसे वापस सौंपना होगा, लेकिन बाइनिंग बींग को इस नियम की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अगर उन्हें पता भी चल गया तो क्या, वो पाई क्लैन का सिंबल था और क्लैन उसे हर हालत में सुरक्षित रखेगा, इस बात का उसे पूरा भरोसा था। बस ये वुल्फटाइड सच में बहुत बोर कर रहा है। उसने अपने हाथ से अपने आइस प्लेट को हल्का सा छुआ, उसकी इंटेंस फ्रीजिंग को महसूस करते हुए। सोचने वाली बात है, किसी से मुकाबला करना ज्यादा मजेदार होता है। उसने उबासी ली, फिर अचानक मुस्कुराया। सोचता हूँ किंगशु, शाओलाई और बाकी लोग कैसे होंगे, कितना तरक्की किया होगा उन्होंने इतने दिनों तक क्लोज कल्टीवेशन करने के बाद। शायद वो मुझे कोई सरप्राइज दे सके। शायद कुछ दिन बाद भीड़ से भरे चौराहा पर फेंगियोन ने एक विशाल से झंडे की तरफ देखा। झंडे पर स्विम वर्ड गो के इस्तेमाल से शब्दों का निर्माण किया गया था। इसमें तीनों क्लैन के द्वारा रिसोर्सेस और को सप्लाई किए गए संदेश की जानकारी दी गई थी। ये रिसोर्स बहुत डिटेल में अलग किए गए थे। गोवम के खाने से लेकर इंसानों के लिए चावल और मसाले, तेल और दूसरे जरूरी सामान। इसके अलावा गोवम भी और प्राइमेबल स्टोन भी शामिल थे, लेकिन इन रिसोर्स के साथ एक नंबर जुड़े हुए थे जो बताती थी कि उन्हें लेने के लिए कितने मेरिट पॉइंट्स की जरूरत होगी। एक वुल्फ की आंख के लिए 10 मेरिट पॉइंट मिलते हैं, जबकि 500 ग्राम चावल के एक थैली के लिए 5 मेरिट पॉइंट्स लगते हैं। 25 मेरिट पॉइंट्स का यूज करके एक गो मास्टर एक प्राइमेबल स्टोन ले सकता है। बिना किसी सोच के वुल्फ टाइड का आना एक ऐसा मौका लेकर आया जो शांति के समय कभी देखने को नहीं मिलता। ये बैटल मेरिट बोर्ड और ये रिसोर्स बोर्ड कई गो मास्टर्स को उत्साहित कर रहे थे, जैसे वो अपनी इच्छा से गर्म खून में नहाकर दिन रात लाइटनिंग वुल्फ्स का शिकार करने को तैयार थे। खासकर अभी जब वुल्फ टाइड और भी भयंकर हो गया था। तीनों क्लैन ने अपनी सेविंग्स निकालकर गो मास्टर की युद्ध की इच्छा को और बढ़ा दिया। इससे न सिर्फ उनकी युद्ध क्षमता बढ़ी, बल्कि विलेज को क्राइसिस से बचने में भी मदद मिली। इस वजह से रिसोर्स बोर्ड पर ऐसे कई सामान दिखाई दे रहे थे जो आमतौर पर मिलना मुश्किल होता था। जैसे अभी फेंगयुआन की नजर एक घास गू पर टिक गई थी। 3 स्टेप फ्रेग्रेंट ग्रास गू, उसने धीरे से कहा, बड़े झंडे पर लिखे शब्दों को गौर से देखते हुए। 3 स्टेप फ्रेग्रेंट ग्रास गू एक ऐसा गुवम था जो फेंगयुआन को जरूरी था, क्योंकि ये गति में मदद करता था, उसकी दौड़ने की रफ्तार बढ़ाता है। सच्ची बात ये थी कि आजकल रिसोर्स बोर्ड पर कई नए गुवम मौजूद थे, लेकिन सिर्फ ये 3 स्टेप फ्रेग्रेंट ग्रास गू ही था जो फेंगयुआन को चाहिए था। लेकिन ये ग्रास को पाना आसान नहीं था। ये सिर्फ एक ही था जो कि रिसोर्स बोर्ड पर मौजूद था और इसे लेने के लिए जरूरी मेरिट पॉइंट्स भी
बहुत ज्यादा थे। अगर मैं अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करूं तो बिना किसी प्रॉब्लम के इतने मेरिट पॉइंट्स इकट्ठा कर सकता हूं कि 3 स्टेप ट्रेडिंग क्लास को ले सकूं। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्लैन की शक की नजर मुझ पर पड़ सकती है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फेंग युआन ने चुपचाप मन ही मन सोचा, एक और तरीका है, बहुत सारे विटालिटी लीव्स उगाकर उन रैंक 1 को क्लैन को बेचना और उनके बदले मेरिट पॉइंट्स लेना। लेकिन ये तरीका काफी स्लो है और जब तक मैं इतने पॉइंट्स इकट्ठा कर पाऊंगा तब तक हो सकता है कि कोई और इसे एक्सचेंज कर चुका हो। फेंग युआन मन ही मन अपना सिर हिलाया। इस तरीके में एक कमी थी जो आखिरकार फेलियर की तरफ ले जा रही थी। तो अब उसे क्या करना चाहिए? उसने रिसोर्स बोट और मेरिट बोट को घूर कर देखा। गहरी सोच में डूबा हुआ मेरिट पॉइंट्स के बारे में उसका समझ आसपास के सभी लोगों से ज्यादा क्लियर और गहरा था। मेरिट पॉइंट्स का असल में एक तरह की इमरजेंसी करेंसी होती है। शांति के समय प्राइमेबल स्टोन ही आम रूप से लेन देन का एक जरिया होते हैं। ये हार्ड करेंसी है और अपने आप में उनका कमर्शियल वैल्यू काफी ज्यादा होता है, इसलिए ये अपना वैल्यू नहीं खोते। लेकिन वुल्फ टाइड के साथ प्राइमेबल स्टोन्स की मांग में तेज बढ़ोतरी हुई और अब ये करेंसी के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। इसलिए एक इमरजेंसी करेंसी की जरूरत थी जो उसकी जगह ले सके। इसलिए मेरिट पॉइंट्स का जन्म हुआ। मेरिट पॉइंट्स जैसे अल्टरनेटिव करेंसी के साथ ये कुछ समय के लिए इकोनॉमी को गिरने से रोक सकते हैं। जैसे अर्थ पर जब युद्ध होता है तो गवर्नमेंट बड़े पैमाने पर पेपर मनी प्रिंट करने लगती है, ज्यादा पैसे छापा जाता है, लेकिन इससे महंगाई और चीजों के दाम बढ़ते हैं। मेरिट पॉइंट्स भी वैसे ही है, जितना लंबा समय गुजरेगा उतना ही उनका वैल्यू कम होगा। लेकिन विलेज की जिंदगी और मौत का सामना करते हुए मेरिट पॉइंट्स के बिना और सिर्फ प्राइमेबल स्टोन्स का इस्तेमाल करना सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए उन्हें कम खतरनाक वाला ऑप्शन को चुनना पड़ता है। इसलिए वुल्फ टाइड के बाद इकोनॉमी में हमेशा काम अपने जोरों शोरों पर नहीं रहता। हाँ, ये गिरती इकोनॉमी जो कहने लायक भी नहीं है। अगर मैं रैंक 3 होता तो मैं आसानी से खेल सकता था, लेकिन अफसोस मेरे पास उतनी ताकत नहीं है, इसलिए मैं इन जोखिमों को संभाल नहीं सकता। अगर मैं ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा तो ये आंख से खेलने जैसा होगा। फेंग युआन ने मन ही मन आह भरी। मुद्दे की बात ये थी कि उसकी कल्टीवेशन उतनी ज्यादा नहीं थी और उसकी ताकत काफी कम थी। ताकत के बिना सिर्फ इंटेलिजेंट होना बेकार है। इसलिए रेंजो की कहानी में रेंजो ने स्ट्रेंथ को से निपटने का फैसला किया ताकि वो ताकत हासिल कर सके और इंटेलिजेंस को सैक्रिफाइस कर सके। वो इसलिए क्योंकि ताकत ही बुनियाद है। फेंग युआन अभी भी गहरी सोच में डूबा हुआ था जब उसने अपने आसपास के लोगों की बातें सुनी। क्या आप लोग जानते हो, बाइनिंग बिंग ने फिर से हमला किया है? क्या इस बार किसी बेचारे को मास्टर का हुआ है? ये शोंगलान का शोंगलाय है, वही उदास चेहरा वाला। ये बाइनिंग बिंग क्या कर रहा है? पिछली बार चीशंग को चोट पहुंचाई और अब शोंगलाय पर हमला किया। वुल्फ टाइड आ रही है और ये अभी भी मजाक कर रहा है। ये हमेशा अपने मन की करता है। अभी वो रैंक 3 गो मास्टर बन चुका है, फिर भी रैंक 2 गो मास्टर्स के साथ झगड़े ढूंढ रहा है। फेयर फाइट के लिए उसने अपनी कल्टीवेशन को भी रैंक 2 तक सप्रेस करने के लिए एक गुवम का इस्तेमाल किया। ये सच में बोर हो गया है और समझना मुश्किल है। बाइनिंग बिंग एक ऐसी शख्सियत जो कभी भी कॉफिन में जा सकती है, लेकिन इसने मुझे कुछ याद दिलाया। फेंग युआन ने ये सुनते ही मन में कुछ महसूस किया। उसे पता था कि कैसे जल्दी से बहुत सारे मेरिट पॉइंट्स इकट्ठे किए जा सकते हैं। रेवरेंड इंसैनिटी चैप्टर 133 थैंक्स फॉर लेटिंग मी किल यू। तेजी से दौड़ते हुए फेंग युआन के सामने जो पेड़ थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे टकरा रहे हों, और उसने जल्दी से उन्हें चालाकी से अवॉइड किया। अपने पैरों से जोर लगाकर उसके दाएं कान के आसपास जैसे जड़ें हिल रही थी और उसके पीछे एक बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ था जो उससे जानबूझकर गुस्सा हो गया था। और कुछ सो हेल्दी और आम लाइटनिंग वुल्फ भी थे। लाइटनिंग वुल्फ की रफ्तार तेज थी, खासकर वो बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ। उसका पतला शरीर मुश्किल रास्ते पर इधर उधर झटक कर निकल गया और उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी। फेंग युआन को देखते हुए जो बस पकड़ा जाने वाला था, अचानक उसके शरीर के आसपास रोशनी के लहरों ने घूमना शुरू कर दिया और वो गायब हो गया। वो बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ अपने कदम रोककर हैरानी के साथ आसपास का माहौल देख रहा था। फेंग युआन दूर कहीं दौड़ गया, फिर दोबारा वापस आ गया। बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ का नजर बहुत तेज था, उसने तुरंत उसे ढूंढ लिया। वो गुस्सा होकर
होकर गुर्राया और फिर से फेंग युआन का पीछा करने लगा और जो नॉर्मल लाइटनिंग वुल्फ थे वो भी उसके पीछे लगे हुए थे। फेंग युआन ने अंदर से हंसना शुरू किया और दौड़ते रहने लगा। ढूंढते ढूंढते वो आखिरकार अपने मंजिल तक पहुंच गया। इस बार उसने अपनी छुपने की तकनीक पूरी तरह से चालू कर दी। जो वुल्फ का झुंड उसका पीछा करते हुए आया था उन्होंने उस जगह को सूंघा जहाँ फेंग युआन गायब हो गया था और थोड़ी देर बाद वो लाइटनिंग वुल्फ ने अपना नया शिकार ढूंढ लिया। ज्यादा दूर नहीं, माउंटेन वैली में 5 गो मास्टर एक वुल्फ के झुंड के साथ लड़ रहे थे। वो लाइटनिंग वुल्फ का IQ काफी ज्यादा नहीं था और वो तुरंत फेंग युआन को भूल गया। उसने अपना सर घुमाया और गुर्राया और उसके पीछे के लाइटनिंग वुल्फ लहरों की तरह बैटलफील्ड में घुस गए। ये कैसे हो सकता है? लड़ रहे गो मास्टर ने यह मंजर देख और निराश हो गए। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि हर वुल्फ के झुंड का अपना एक मोबिलिटी रेंज होता है? हमने इतनी मेहनत से एक बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ मारा और ये दूसरा आ गया। अब हम तो गए काम से। जल्दी से क्लैन को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजो। नए वुल्फ का झुंड शामिल हो गया और गो मास्टर पर दबाव बढ़ गया। उनकी आवाज में घबराहट और परेशानी का एहसास दिख रहा था। इन्वेस्टिगेटिव गो मास्टर ने अपने हाथ से एक गू वर्म को निकाला और उसे उड़ा दिया। ये गू वर्म एक सोने जैसा गोल बॉल था, लेकिन इसके पास रंग बिरंगे पंख थे। यह हवा में उड़ गया और फिर फट गया। एक रेनबो आग में बदल गया जो 50 किलोमीटर के दायरे तक दिखाई दे रही थी। यह सिग्नल गू था, एक रैंक 1 एक्सपेंडेबल गू जो आमतौर पर सिग्नल भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। सिग्नल भेज दिया गया है, सब लोग संभले रहो, रिफोर्समेंट्स का इंतजार करो। ग्रुप लीडर ने सही समय पर चीजें कहा, थोड़ा मोरल को उठाकर उनकी लड़ाई की हिम्मत को स्टेबलाइज किया। ये बेकार है। फेंग युआन क्लिफ के एक ऊंचे पॉइंट पर आया। नीचे देखते हुए उसका दिल मुस्कुरा रहा था। इस गो मास्टर की ग्रुप की हालात को उसने पहले से ही अच्छे से जांच लिया था। आसपास के सबसे नजदीक ग्रुप भी वुल्फ के झुंड के घेरे में फंसे गया था। वो वुल्फ का झुंड भी फेंग युआन ने अपनी चालाकी से अपने पास बुलाया था ताकि उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सके। लाइटनिंग वुल्फ को मारना हर आंख के लिए 10 पॉइंट मिलता है, लेकिन बैटलफील्ड पर गू वर्म वापस क्लैन के ऊपर वालों तक पहुंचाना कम से कम 1000 पॉइंट के बराबर है। ऐसे काम 2 या 3 बार करने के बाद मैं 3 स्टेप फ्रेग्रेंट ग्रास गू के लिए पॉइंट बदल पाऊंगा। फेंग युआन ने अपने मन में सोचा। उसकी चालाकी के अंदर गो मास्टर की तकदीर तय हो चुकी थी। अगले पल में मैं उनका एक्सटर्मिनेट होने का इंतजार करूंगा। फिर मैं लाइटनिंग वुल्फ के झुंड को दूर भगाऊंगा और वापस आकर गू वर्म इकट्ठा करूंगा। फेंग युआन एक पास के पेड़ के पास गया और आराम से बैठ गया। कोई भी मौत के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ये गू मास्टर ने मजबूती से मुकाबला किया। फेंग युआन ने एक 1000 बीस्ट किंग फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ को अपनी चालाकी से नहीं बुलाया, बल्कि बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ को चुना। इसलिए उन्हें लंबा समय लड़ने का मौका मिल गया, खासकर जब उनमें से एक ऐसा शख्स था जो फेंग युआन का हराया हुआ था, गू यू मेनशी। उसके पास मोनोलिथ गू था और उसके पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस भी था, इसलिए वो अकेले ही काफी लाइटनिंग वुल्फ के हमले रोक सकता था। लेकिन ये भी था कि इस वजह से फेंग युआन ने उसके ग्रुप को चुना। जितना ज्यादा कीमती गू वर्म होता है, उन्हें वापस लाने पर उतने ही ज्यादा मेरिट्स पॉइंट मिलते हैं। मोनोलिथ गू को वापस लाके फेंग युआन लगभग 3900 मेरिट पॉइंट्स कमा सकता है और इससे उसकी पोजीशन मेरिट बोर्ड पर कम से कम 20 पोजीशन तक ऊपर जा सकती है। जरूर चीशेन, मोयन और किनशु के गू वर्म मोनोलिथ गू से ज्यादा कीमती थे, लेकिन चीशेंग की ग्रुप में गोयुची शे था जिसके पास स्नीक कम्युनिकेशन गू था। फेंग युआन के छुपने की तकनीक उसके सामने बेकार थी। मोयन के बारे में उसके पास चीसे से भी ज्यादा ताकतवर इन्वेस्टिगेशन गू मास्टर था, जिसके पास और भी ज्यादा तरीके थे। उसने अपने आप कई बार क्लैन द्वारा दिए गए वुल्फ डेन इन्वेस्टिगेशन मिशन को पूरा किया था। किनशु के ग्रुप के पास कोई ताकतवर इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर नहीं है, लेकिन गुयू फेंग जेन के होने की वजह से क्लैन ने जरूर एक क्लैन एल्डर को भेजा होगा उसकी रक्षा और पहरेदारी के लिए। इसलिए अगर फेंग युआन उन्हें अपनी चालाकी से बुलाने की कोशिश करेगा तो वो अपनी मौत को बुला रहा होगा। दूसरी, दोनों क्लैन के गू मास्टर के बारे में फेंग युआन फेमिलियर नहीं था। दूसरों को फंसाना आसान काम नहीं था। बाएं और दाएं चुनते हुए उसने आखिरकार कुछ ग्रुप्स को चुना और उनका पीछा करते हुए काफी देर बाद उसने एक सही मौका ढूंढ ही लिया।
बाइनिंग बिंग सो रहा था जब लड़ाइयों की आवाज उसके कानों में पहुंची। उसने अपनी आंखें धीरे से खोली। उसकी आंखों से ठंडी रोशनी चमक रही थी। फिर से और बोर करने वाला मंजर, वो क्लिफ के किनारे पर सो रहा था और बस घूमकर उसे वैली का क्लियर नजारा मिल गया। वो वापस सोने जा रहा था, लेकिन अचानक उसने एक फिगर देखा। उसकी आंखों में हैरानी की चमक थी जब उसने फेंगियान को देखा। फेंगियान एक पेड़ पर बैठा हुआ था, एक जंगली फ्रूट खा रहा था जो उसने छाटा था, और वो बैटलफील्ड को ठंडी नजरों से देख रहा था बिना किसी मदद का इरादा किए। बाइनिंग बिंग तुरंत इंटरेस्ट लेने लगा। उसने कभी भी ऐसे किसी को नहीं देखा था। बचपन से उसके आसपास के लोग हमेशा क्लैन के प्रति वफादार रहते थे और रिश्तों में उलझे हुए थे, लेकिन फेंगियान से उसने जुड़ाव का एहसास, अकेलेपन का और अलगपन का महसूस किया। ये क्या है? बाइनिंग बिंग के मन में उलझन और इंटरेस्ट का एहसास हुआ। जंगली फ्रूट वहीं पर तोड़ा गया था, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से फेंगियान समझ गया था कि यह हार्मलेस है। फ्रूट रसीला, खट्टा और मीठा था। जैसे ही वो खाता, उसका दायां कान हिल गया। उसने कुछ सुना और वो नजदीक था। बाइनिंग बिंग पहले क्लिफ के ऊपर वाले इलाके में सो रहा था, लेकिन बिना कोई हरकत किए। अर्थ कम्युनिकेशन ईयरक्राफ्ट उसे महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन जब उसने मूव किया, वो तुरंत पकड़ा गया। फेंगियान की आंखों में बिजली जैसी चमक थी। जैसे ही उसने अपना शरीर घुमाया और एक सफेद बाल और सफेद पोशाक वाले लड़के को देखा जो अपने आइस ब्लेड को क्लिफ में घुसाकर और उस पर से नीचे फिसल कर ज्यादा दूर नहीं उतरा। बाइनिंग बिंग फेंगियान की आंखें बंद हो गई। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। किंग मा माउंटेन का नंबर 1 जीनियस, बाय क्लैन का उठता सिंबल। रैंक 2 में एक रैंक 3 क्लैन एल्डर को मारना, और इस छोटी सी उम्र में वो एक रैंक 3 तक पहुंच गया। एक अहम व्यक्ति जो किंग मा माउंटेन की पूरी ताकत की डिस्ट्रीब्यूशन को बदल सकता था। अगर कोई और गो मास्टर बाइनिंग बिंग का सामना कर रहे होते तो उनका चेहरा तुरंत बदल जाता। या तो वो घबराए होते या फिर सावधान। लेकिन फेंगियान की नजर सिर्फ एक सेकंड के लिए उस पर रुकी। उसके बाद वो वापस वैली की तरफ देखने लगा। उसका चेहरा शांत था, बिल्कुल बेफिक्र। ये इसलिए था क्योंकि फेंगियान को बाइनिंग बिंग के सारे ट्रम्प्स कार्ड और राज बहुत अच्छे से मालूम थे, बहुत क्लियरली। बाइनिंग बिंग आगे बढ़ा, फेंगियान को बेझिझक देखते हुए। उसकी जबान खुली और उसने अपने शब्दों को खींच कर कहा। उसने क्यूरियोसिटी के साथ फेंगियान को देखा, जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रहा हो जो उसने कभी पहले नहीं देखी थी। वो धीरे धीरे पास आने लगा। जैसे जैसे उसने फेंगियान को देखा, उसकी आंखों में ज्यादा चमक आ गई और उसके दिल में ज्यादा रुचि आ गई। इस इंसान में क्यों मुझे एक फेमिलियर खुशबू महसूस हो रही है? ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे पहले भी देखा हो, जैसे काफी पहले हम पहले से दोस्तों की तरह थे। यह एहसास बाइनिंग बिंग का मन घबरा गया। दोस्त, ये शब्द वो हमेशा शक में रहता था, इससे नफरत करता था और इसके लिए उसके मन में तिरस्कार भी था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका कोई दोस्त होगा। उसके आसपास जो लोग होते थे उन्हें बस उसकी तरफदारी करने का हक था, उन्हें उसका दोस्त बनने का कोई हक नहीं था। बाइनिंग बिंग हमेशा सोचता था उसकी जिंदगी में कभी कोई दोस्त नहीं होगा, लेकिन अब उसे अचानक ये एहसास हो रहा था। ये एक अजीब सा एहसास था, लेकिन वो इससे पूरी तरह से यकीन कर रहा था। जब उसने फेंगियान को देखा, ऐसा लगा जैसे वो अपने आप को देख रहा हो। बाइनिंग बिंग थोड़ा ज्यादा पास आ गया और फेंगियान ने अपना शरीर घुमाया, अपनी गहरी काली आंखों से उसे सीधा देखते हुए। बिना किसी वजह के बाइनिंग बिंग को उसकी नजर का मतलब समझ आ गया। ये एक वार्निंग थी। उसने अपने कदम को रोक लिया। थोड़ा सा अजीब लगा। वेरी इम्पोलाइटली तरीके से फेंगियान को घूरते हुए बोला, तुम सच में दिलचस्प हो। अगर बाइकलैन के गो मास्टर जो उसे अच्छे से जानते थे ये सुनते तो वो पागल हो जाते। ये इसलिए था क्योंकि अपने जन्म से लेकर अब तक बाइनिंग बिंग ने कभी भी किसी को इस तरह से तारीफ नहीं की थी। फेंगियान ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी।
जंगली फ्रूट को खाते हुए वैली में हो रही तेज लड़ाई को देखता रहा। बाइनिंग बींग फेंगयुआन के आसपास घूम रहा था, उसे ध्यान से देख रहा था जैसे वो दुनिया का सबसे अजीब खाना देख रहा हो। वो हर एंगल से देख रहा था। जमीन पर बैठकर उसे नीचे से देखने लगा। उसके मुलायम सफेद बाल जो बिल्कुल साफ और शीशे जैसे चमकते थे तुरंत ही गंदे जमीन पर गिर गए, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका सफेद पोशाक जमीन पर ड्रैग हो रहा था और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस लम्हे वो एक मासूम बच्चे की तरह था, अपने खेलने वाले दोस्त को देखते हुए इंटरेस्ट से फेंगयुआन को देखता। एक ऐसे चेहरे के साथ था जो इसके अंदर की तमन्ना को दिखाता था। कई बार कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाता था। बाइनिंग बींग को लगा कि उसके पास फेंगयुआन से कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो जब कुछ बोलने वाला था उसे लगा कि अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे लगा कि फेंगयुआन समझ रहा है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने पूछा, वैली की लड़ाई बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, देखने लायक क्या है? अधूरा रुख करते हुए उसके आईब्रो उठते भाव के साथ एक समझदारी का चेहरा देखते हुए बोला, समझ गया, तुमने ये भीड़ बुलाई है। तुम इन गो मास्टर को मारना चाहते हो, लेकिन तुमने खुद क्यों नहीं किया? ओह, सब कुछ छोड़ने का डर था। तुम बहुत विजिलेंट हो। तुम्हारी ऑरा से लगता है कि तुम्हारे पास रैंक 2 की कल्टीवेशन है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं खुद जाके कर देता। अचानक उसने हंसी में तारीफ की, जैसे बचपन में दुनिया का सबसे मजेदार खिलौना देखा हो। उसके भाव इधर उधर घूमने लगे। तुम सच में दिलचस्प हो। तुम जो करते हो वो भी दिलचस्प है। तुम मुझे पसंद आने लगे हो। फेंगयुआन ने अपनी नजर वापस ली, घूमकर बाइनिंग बींग को देखा। उसे इस इंसान के बारे में पता था। What is a demon? दुनिया के रीति रिवाजों को सैक्रिफाइस करना, इस दुनिया के लोगों से बेपरवाह रहना, अकेलेपन में डूबा रहना और रिश्ते और संबंधों को नफरत करना। ये इंसान फेंगयुआन के साई की तरह था। बस इतना था कि फेंगयुआन इस रास्ते पर गहराई तक गया था और बाइनिंग बींग ज्यादा प्योर था। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो फेंगयुआन जैसे डीमन के सामने एक छोटा बच्चा था। अपनी पिछली जिंदगी की यादों में जब 3 क्लैंस मुश्किल से वुल्फ टाइट से बच गए थे, इस आदमी ने उन्हें 3 क्लैंस को मार डाला और चमकते हुए हरेकिंग मा माउंटेन को एक नरक जैसे बर्फ से भरे पहाड़ में बदल दिया। बाइनिंग बींग फेंगयुआन ने मनी मन अपने शब्दों को कहा, धीरे से बोला, तुम बहुत अकेले हो, है ना? बाइनिंग बींग की आंखें चौकी। जमीन पर बैठकर लगातार अपना सिर हिलाता गया, सिंपैथी देखते हुए और शिकायत करते हुए बोला, हाँ, इन दिनों जिंदगी बहुत बोरिंग हो गई है। कुछ दिन पहले मैंने एक शॉन्कलैंड का गू मास्टर मार दिया था और वो मजेदार था। ये गू मिला, देखो। फेंगयुआन ने उसके हाथ में मौजूद ब्लेंडर गू को देखा, फिर हंसना शुरू किया। तो तुम मुझे मारना चाहते हो? बाइनिंग बींग की आंखों का रंग काले रंग से सफेद नीले क्रिस्टल जैसे हो गया और वो उछलकर अपना शरीर सीधा कर लिया। उसने अपना सर ऊपर उठाया और 3 बार हंसा। फेंगयुआन को एक्साइटेड चेहरे के साथ देखते हुए बोला, तुम समझ गए, बिल्कुल, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, आकर मुझे मारो। जिंदगी और मौत की लड़ाई सबसे ज्यादा मजेदार होती है। तुम्हारे जैसा दिलचस्प इंसान से मिलना, मैं कसम खाता हूँ, मैंने कभी भी इतना मजेदार कुछ नहीं किया। वो और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। अचानक दोनों हाथ खोलकर अपना सर झुका दिया और भरी, मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी जिंदगी कभी इतनी ज्यादा रंगीन नहीं थी। शुक्रिया। हालांकि मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। शुक्रिया मुझे मारने का एक मौका देने के लिए। रेवरेंड इंसानिटी चैप्टर 134 हंटिंग डाउन। चिंता मत कर, तुम सिर्फ रैंक 2 हो। मैं अपने आप को इतना नीचे नहीं गिराऊंगा कि तेरा फायदा उठाऊं। तेरे लिए मैं अपनी कल्टीवेशन भी इसी रैंक तक सीमित करूंगा। तो एक ईमानदार लड़ाई हो जाए। बाइनिंग बींग ने एक सैवेज भरी हंसी के साथ कहा। पागल बाइनिंग बींग का सामना करते हुए फेंगयुआन ने आराम से अपना सुस्त भाव बनाए रखा।
उसने उसके तीखी नजर को उतनी ही शांति से मिलाया और ठंडे अंदाज में जवाब दिया, मुझे मारना चाहता है तो आजा। कहने को कुछ भी नहीं बचा। फेंग युआन ने पहला कदम बढ़ाया। उसका शरीर गिरती पंखुड़ी की तरह हल्का सा बहने लगा। बाइनिंग बिंग की हंसी अचानक से रुक गई। उसकी आवाज आसानी से कस से भर गई, मुझे से मत भाग। वो तुरंत पीछे भागा, फेंग युआन का बिना रुके पीछा करते हुए। फेंग युआन ने बिना शब्द कहे बिखर चुके को मास्टर का मजाक उड़ाया और तेजी से माउंटेन वैली की तरफ दौड़ पड़ा। वैली के अंदर के बैटलफील्ड में इन दोनों के अचानक घुसने से परेशान होकर वुल्फ का झुंड गुस्से से भड़क उठा और बिना समय गंवाए फेंग युआन और बाइनिंग बिंग पर हमला कर दिया, जो गू मास्टर पहले ही जबरदस्ती वैली में धकेले गए थे और एक साथी खो चुके थे। उन्होंने ये दृश्य देखा। बचे हुए चारों के चारों पर राहत की झलक दिखाई दी जब उन्होंने देखा वुल्फ डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। जमे रहो दोस्तों, मदद आ गई है, एक ने जोर से चिल्लाकर कहा। साफ तौर पर वुल्फ को नए आने वालों के खिलाफ उकसाने की कोशिश करते हुए सिर्फ दो ही क्यों हैं? एक और ने बेफिक्री से पूछा जब उन्होंने फेंग युआन और बाइनिंग बिंग की धुंधली परछाइयों को देखा। लेकिन जैसे ही वो करीब आए, गुयुमेंसी का चेहरा एहसास होते ही अजीब पड़ गया। ये वही है। फेंग युआन को याद न कर पाना उसके लिए नामुमकिन था। डर और शर्म का एक तीखा एहसास उसके मन में उभर गया। ये वही आदमी था जिसने उसे हराकर सबके सामने बेइज्जती की थी। वो ठंडी निर्दयी आंखें उसके दिल के गहरे डर को एक बार फिर से उजागर कर रही थी। वो भयानक घटना और उसके साथ जुड़ी हुई शैतानी शख्सियत, गुयुमेंसी इसे कभी नहीं भूल सकता था। उसने तभी खुद से कसम खाई थी कि वो खुद को मजबूत बनाएगा और अपनी शान वापस हासिल करेगा। लेकिन अब जब वो फेंग युआन उसका सामना कर रहा था जो उसे बचाने आया था, गुयुमेंसी के मन में मिला जुला एहसास हो पड़ा। रुको, दूसरा इंसान तो सभी ने तुरंत बाइनिंग बिंग को पहचान लिया और उसके आने पर एक साथ कंफ्यूज हो गए। बाइनिंग बिंग, बाइनिंग बिंग। गुयुमेंसी की आंखें सरप्राइज से भर गई। उसने भी नहीं सोचा था कि ऐसे हालात में अचानक बाइनिंग बिंग सामने आ जाएगा। कमीने, वहीं रुक जा। पीछे से बाइनिंग बिंग जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन फेंग युआन ने कोई ध्यान नहीं दिया और वो एक झुंड के बीच से आराम से निकलता चला गया। उसका शरीर एक व्हाइट जेट जैसे लाइट से चमक रहा था जो उसे पागल लाइटनिंग वुल्फ के दांतों और नुकीले पंजों से बचा रहा था। लेकिन हर बार जो उस पर लग रहा था, उसके एपर्चर की प्राइमेवल एसेंस भी उतनी ही तेजी से घटी जा रही थी। कुछ दूर बाइनिंग बिंग की नाक फूली हुई थी और उससे भाप निकल रही थी जो थिक नमी से एक गोल शील्ड का रूप ले रही थी और उसके शरीर को ढक रही थी। जैसे ही लाइटनिंग वुल्फ इस पानी जैसे दिखने वाले शील्ड से टकराए, उनकी दौड़ से बनी पूरी तेजी बस पानी के फ्लो में बिखर गई। तेज लहरों के झटके से वो तुरंत पीछे उछलकर धड़ जा गिरे। लॉजिकल तौर पर देखा जाए तो बाइनिंग बिंग का अभी का प्रदर्शन उतना इम्प्रेसिव नहीं लग रहा था। वो पहले ही रैंक 3 का था। हालांकि उसके कहने के मुताबिक उसने अपनी कल्टीवेशन जानबूझकर कम रखी थी और सिर्फ रैंक 2 की पावर का इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो फेंग युआन से सूटेबल तरीके से लड़ सके। रैंक 2 की पावर होने के बावजूद बाइनिंग बिंग की रफ्तार फेंग युआन से थोड़ी ज्यादा थी और उसके पास प्राइमेवल एसेंस भी ज्यादा था। लेकिन वुल्फ के झुंड की दखलंदाजी के कारण उसका फेंग युआन से फासला धीरे धीरे बढ़ने लगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, दोनों के बीच फिजिकल स्ट्रेंथ का डिफरेंस था। फेंग युआन के पास 2 वाइल्ड बोर के बराबर ताकत थी, जबकि बाइनिंग बिंग की पावर थोड़ी कमजोर थी। फेंग युआन वुल्फ के झुंड के हमले झेल सकता था और फिर भी आगे बढ़ सकता था। दूसरी तरफ बाइनिंग बिंग का पानी का शील्ड कुछ वारों को जरूर कमजोर कर रहा था, लेकिन फेंग युआन की तरह उसके लिए आगे बढ़ने का रास्ता नहीं बन रहा था। एक खास तौर पर साहसी बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ ध्यान देने लगा और उसका रुख फेंग युआन और बाइनिंग बिंग की तरफ हो गया। उसने जोर से हाउल मारा, आसपास के नॉर्मल लाइटनिंग वुल्फ को रास्ते से हटने का आदेश दिया, जो तुरंत एक रास्ता बनाने लगे। लाइटनिंग वुल्फ ने बिना वक्त गवाए अपना पंजा फैलाया और तेजी से फेंग युआन की तरफ झपट्टा मारा। ये सीन देखकर चारों फंसे हुए गू मास्टर्स के चेहरों पर चिंता के भाव उभर आ गए। जहाँ तक बाइनिंग बिंग की बात थी, जो अभी भी फेंग युआन के पीछे था, उसने इस नए इवेंट को देखकर जोर से हंसना शुरू कर दिया।
लेकिन अगले ही पल फेंग युआन का शरीर बाइनिंग बींग की आंखों के सामने गायब हो गया, जिससे पानी की एक पल भर की लहर हवा में खो जाती है। ये देखकर उसकी हंसी अचानक रुक गई और वैली में मौजूद दूसरे गू मास्टर्स भी बिल्कुल स्टन रह गए। वो बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ फेंग युआन को खोकर गुस्से से गरजा, लेकिन उसकी रफ्तार कम नहीं हुई। अब वो अपना सारा गुस्सा बाइनिंग बींग पर उतारने के लिए उसकी तरफ तेजी से झपट पड़ा। ये देखकर बाइनिंग बींग के होठ एक बार फिर से हंसी से टेढ़े हो गए। उसके चेहरे पर एंटरटेनमेंट का रंग आ गया। ये तो दिलचस्प है, तो सच में कमाल का है। तो चलो मैं अपना खाना इस छोटे से एपेटाइजर से करता हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसकी आंखें बदल गई, काले रंग से गहरे नीले छाये में ढल गई, बिल्कुल आसमान के रंग की तरह। मेंटल प्रिपरेशन के साथ उसने एक टांग उठाकर फ्लेमिंगो जैसे स्टैंस बनाया। आइस ब्लेड हाथों में थामे उसने घूमना शुरू किया। तेजी से रफ्तार पकड़ते ही आइस ब्लेड ने हवा में कई तलवार के निशान बनाने लगा। जैसे एक हरिकेन जैसा दृश्य तैयार हो गया। चमकती तलवार की लहरों ने एक थंडर जैसा तूफान बनाया, जो तेजी से वुल्फ के झुंड को अपनी गिरफ्त में ले गया। अनेक लाइटनिंग वुल्फ इस भयंकर वार से टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके मांस के टुकड़े तूफान में इधर उधर उछल गए, लेकिन आसपास ज्यादा खून नहीं बिखरा, क्योंकि वो लगभग पूरी तरह से बर्फीले आंधी के हमले से तुरंत जम गए। वो बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ गरजा, अपनी कठोर शक्ति दिखाते हुए तूफान के सामने डट गया। उसके शरीर में छुपा गूवम एक्टिव हो गया, जिससे उसके बहत्तर रूहों पर सुनहरे बिजली के चिंगारियां चमकने लगी। उसके शरीर के बाल एकदम खड़े हो गए और सुनहरी बिजली जंजीरों की तरह बहने लगी। उसके शरीर और पंजे एक इर्द गिर्द लपटे खाने लगी। मिलकर ये एक ऐसा दृश्य बन रहा था जैसे उसने एक बिजली का कवच पहन लिया हो। उसके चारों पंजे बिजली की गति से दौड़े और वो एक सुनहरे टूटते तारे की तरह बर्फीले तलवार की तूफान में जा टकराया। एक गरजने वाली जोरदार आवाज वैली में गूंज उठी। जैसे ही बर्फीला तलवार का तूफान अचानक रुक गया, टूटी हुई बर्फ की एक धार हवा में उछली और शुश की आवाज के साथ माउंटेन रॉक में जा चुभी। सफेद धुंध धीरे धीरे चारों तरफ बिखरने लगी। वो बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ जमीन पर बेजान पड़ा था। उसका दिल बर्फीले तलवार से चीड़ दिया गया था। इतना घातक वार उसकी जिंदगी पल भर में खत्म कर चुका था। बाइनिंग बींग जोर से हंसा और अपने हाथों से बर्फीली तलवार वापस खींच ली, अपनी जीत का अकड़ दिखाते हुए। बर्फीला तलवार खुद बीच से टूट चुकी थी और जो हिस्सा बचा था वो भी दरार से भरा हुआ था, जैसे किसी कठिन संघर्ष से गुजर चुका हो। लेकिन बाइनिंग बींग को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और तलवार के ऊपर हाथ फेर दिया। जैसे ही उसका हाथ तलवार से टच हुआ, पहले की तरह एक बर्फीला धुंध उसके बाएं हाथ से निकलने लगी। ये धुंध धीरे धीरे तलवार के ग्रिप से लेकर उसके पूरे एज तक फैल गई, उसे एक बार फिर बर्फ से ढकते हुए। जहाँ जहाँ ये बर्फीला धुंध पहुंचा, वहाँ बर्फीली तलवार फिर से नया जन्म लेने लगा। उसका धड़ एक बार फिर तेज हो गया और टूट चुकी नोक के जगह एक नया तीखा किनारा उभर गया। वो लाइटनिंग वुल्फ के मौत के साथ ही वुल्फ का झुंड बिखर गया, लेकिन फेंग युआन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। लॉर्ड बाइनिंग बींग, हम इसे याद रखेंगे कि आपने हमें बचाया। बचे हुए गू मास्टर्स आगे बढ़े और सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ बाइनिंग बींग के सामने सर झुकाया। सिर्फ गू युमेंशी वहीं का वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक अनसर्टन और बेचैन एक्सप्रेशन था। पिछली बार वो बाइनिंग बींग से हार गया था और अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन बाइनिंग बींग ने उसे छोड़ दिया था। अब हालांकि उसने सक्सेसफुली मोनेलिथ गू को रिफाइन कर लिया था, लेकिन जब उसकी नजर एक बार फिर बाइनिंग बींग पर पड़ी तो उसके अंदर उसे चुनौती देने का सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहा। बाइनिंग बींग ने एक ठंडी स्नॉट मारी। अचानक उसका हाथ झटका और बर्फीला तलवार हवा में चमकदार निशान बना दिया। तीनों गू मास्टर बिल्कुल चौंक गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जो अभी तक उनका सेवियर था वही अचानक उन पर हमला कर देगा। उनके चेहरों पर डिसबिलीफ की छाया आ गई, लेकिन अब वो सब जमीन में हमेशा के लिए गिरा दिए गए थे। बाइनिंग बींग, ये तुम क्या कर रहे हो? गू युमेंशी चीख उठा। अचानक हुए मैनस्लॉटर में वो गहरे सदमे और गुस्से में भर गया। जान ले रहा हूँ, और क्या?
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तो बिल्कुल साफ है। बानिंग बीन ने कंधे उठाए और ठंडी हंसी हंसा। तुझ जैसा कमीना। गुयुमेंसी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस के बंद कर ली। दांत दबाते हुए उसने बानिंग बीन को डांटा। हमारे 3 क्लैन ने एक अलायंस बनाई है और फिर भी तुम हमारे कोई वंश के मेंबर पर हमला कर रहे हो। ये हमारी अलायंस का क्लियरली वायलेशन है। अगर कोई दिक्कत है तो तुम मुझ पर आओ, मैं यहाँ हूँ। छोड़ो, अब समय आ गया है कि हम अपनी पुरानी दुश्मनी को सेटल करें। ये कहते ही गुयुमेंसी जोर से गरजा और कुछ कदम आगे बढ़कर बानिंग बीन की तरफ जोर से दौड़ा। उसने पूरी शक्ति के साथ मोनेलिथ को इस्तेमाल कर दिया, जिससे उसके शरीर की सारी मसल एक मोटे पत्थर जैसे स्किन उस पर जम गई। उसका पूरा रूप एक रॉकमैन जैसे लगने लगा, अपनी मौत को दावत दे रहा है। बानिंग बीन ठंडा हंस पड़ा, अपनी बर्फीली तलवार उठाते हुए। शार्प आइस ब्लेड बिना किसी दया के नीचे आई, सबसे पहले गुयुमेंसी के सिर पर वार करते हुए। ये उसके आईब्रो से नीचे गुजर गई, फिर नाक, होठ और गले को चीरते हुए नीचे की तरफ बढ़ती चली गई। एक पल के अंदर ही तलवार उसके छाती से नीचे तक उसके शरीर को 2 हिस्सों में चीर चुकी थी और फिर शांत हो गई। जैसे ही आइस ब्लेड उसके पेट से टकराई, छोटे छोटे पत्थर उसके पेट से इधर उधर बिखरने लगे और तलवार टूट गई। लेकिन उससे पहले ही बर्फीली धुंध मेंशी के शरीर में बची कुछ जीवन शक्ति को पूरा का पूरा जमा चुकी थी। वो जमीन पर एक जोर से चाप के साथ गिरा, एक मरी हुई लाश की तरह। उसके शरीर पर जमी पत्थर जैसी स्किन धीरे धीरे गायब होने लगी। उसका असली रूप सामने आ गया। कुछ जाना पहचाना लग रहा है। बानिंग बीन ने अपनी कलाई झटकाई। जो पत्थर की वाइब्रेशन से हल्की चोट लग गई थी, वो लगभग भूल ही चुका था कि कभी उसने मेंशी की जान बख्श दी थी। उसने सिर हिलाया, फिर मुड़कर छोड़े हुए वैली की तरफ देखा और जोर से चीखा, बाहर आ जाओ। जिनको मास्टर्स की मौत चाहिए थी तुम्हें, उनका काम तमाम मैंने कर दिया है। आओ, आ जाओ बाहर, एक जिंदगी और मौत की लड़ाई हो जाए। जैसे ही बानिंग बीन के शब्द खत्म हुए, फेंग युआन थोड़ी दूरी पर अचानक आ गया। सफेद बालों वाला लड़का एक्साइटेड नजर आया। उसने अपनी बर्फीली तलवार उठाई और फेंग युआन की तरफ तेज वार किया। फेंग युआन बिना आवाज हंस पड़ा इस हरकत पर, फिर बिना रुके मुड़कर वापस चल पड़ा। बानिंग बीन गुस्से से चीखा, अब भी भाग रहा है। फिर से फेंग युआन का पीछा करने के लिए बेधड़क दौड़ पड़ा। रास्ते में फेंग युआन ने बानिंग बीन को एक करीबी बैटलफील्ड की तरफ ले गया, जहां शोंग लाए का ग्रुप एक और झुंड के वुल्फ से लड़ रहा था, जिन्हें एक बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ निर्देश दे रहा था। ये झुंड भी पूरी तरह से फेंग युआन द्वारा बुलाया गया था। सब लोग अपना जोर लगाओ, वुल्फ का झुंड अपनी सीमा पर है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन से एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया था। काफी समय हो चुका है, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। शोंग लायन ने अपनी टीम का उत्साह बढ़ाया, लेकिन बीच में ही उसकी आवाज अटक गई जब उसने फेंग युआन को देखा और उसके पीछे लगा बानिंग बीन जो बिना रुके उसका पीछा कर रहा था। जब से फेंग युआन ने सरेंडर किया था, शोंग लायन ने उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था, इसलिए उसकी नजर तुरंत फेंग युआन से हटकर बानिंग बीन पर टिक गई। बानिंग बीन, शोंग लाए की आंखों से आग बरसने लगी। जैसे ही उसने सफेद पोशाक और सफेद बालों वाले लड़के को देखा, उसके दिल से गुस्सा बेकाबू तरीके से निकलने लगा। कुछ ही समय पहले बानिंग बीन उसके सामने अचानक आ गया था और बिना किसी शब्द के हमला कर दिया था। वो घटना अभी भी उसके दिमाग में ताजी थी और उसने जानबूझकर अपनी कल्टीवेशन को कम करके रैंक 2 पर रखा था। शोंग लाए पूरी तरह से तैयार नहीं था और वो बैटल हार गया था। उसकी शान और उसके क्लैन की ग्लोरी दोनों को बानिंग बीन ने क्रूरल्टी के साथ कुचल दिया था। ये उसके लिए एक बड़ी बेइज्जती थी। वो गुस्से से कैसे ना भड़कता। उसका शरीर छोटी सी हाइट का था और उसका गोला सा टकला सिर चमक रहा था। शोंग लाए उम्र में फेंग युआन के बराबर था, लेकिन बी ग्रेड टैलेंट होने के कारण अपनी उम्र के नए गो मास्टर्स में शोंग क्लैन का सबसे बेहतर गो मास्टर था। वो अब एक रैंक 2 का कल्टीवेटर भी बन चुका था और कुछ एक्सपीरियंस मिलने के बाद और ज्यादा पावरफुल हो गया था। शोंग लाए ने तुरंत हमला करने की इच्छा को दबा लिया। फेंग युआन गुयु क्लैन का था, शोंग क्लैन का नहीं। भले ही तीनों क्लैन एक अलायंस में थे, लेकिन ये अब भी एक दूसरे के इतने करीब नहीं थे। जब एक आउटसाइडर लड़ाई कर रहे हो तो बेहतर यही होता है कि बेकार में टांग ना अड़ाई जाए। शोंग लाए और उसका ग्रुप तमाशा देखने का मन बना रहा था।
लेकिन क्या फेंग युआन इसका अंदाजा नहीं लगा था? कुछ शब्दों ने उसकी सोच को पल भर में बदल दी। फेंग युआन तेजी से शोंगलाए की ग्रुप के करीब आया और घबराहट भरी आवाज में चिल्लाया, मैंने उसके पास स्प्लेंडर गू देखा है, मुझे बचाओ। बानी बिंग सारे विटनेस को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। Reverend Insanity, Chapter 135, Northern Dark Eye Soul, 10 Extreme Talents। क्या? शोंगला एकदम स्टन रह गया। ब्लेंडर को ये गुवम सिर्फ एक ही इंसान के पास है, किंग मा माउंटेन में, और वो है मेरा कजन शोंगजेन। शोंगजिन का चेहरा एकदम डार्क हो गया। शोंगलाई ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनमें एक तीखी रोशनी चमक रही थी। बाकी लोग शायद बानी बिंग से डरते थे और वो खुद भी डरता था, पर ये डर उसकी कमजोरी या कायरता का सबूत नहीं था। उसके दिल में पहले ही ये सोच था कि वो अपने क्लैन के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। उसने ठान लिया था कि वो बाइनिंग बिंग से मौत तक लड़ने के लिए तैयार है। बाइनिंग बिंग, क्या स्प्लेंडर गू तेरे पास है? वो एकदम आगे बढ़ा और सीधा बाइनिंग बिंग के सामने खड़ा हो गया, जबकि फेंग युआन उसके बगल से गुजरता चला गया। बाइनिंग बिंग ठंडा हंस पड़ा। तो क्या हुआ अगर ये है? शोंगजिन का चेहरा पानी की तरह उतर गया और उसने कड़ी आवाज में पूछा, बता मेरा कजन कैसे मरा और उसका गुवम तेरे हाथ में कैसे आया? शोंगलिंग ने भी कहा, बाइनिंग बिंग, मैं तुझे अपना सीनियर मानता हूँ, पर तूने चुपके से हमारे शोंग क्लैन का गुवम छीन लिया और वापस नहीं किया। ये तो सीधा अलायंस ट्रीटी का वायलेशन है। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपने हाथ में एक सिग्नल को उठा लिया। एक जोरदार धमाका हुआ और आसमान में चमकदार फायरवर्क्स फूट पड़े। रंग बिरंगी फायरवर्क्स की रोशनी बाइनिंग बिंग के चेहरे पर चमक उठी। वो हंस पड़ा। मुझे कभी भी इस बकवास अलायंस ट्रीटी का परवाह कभी था ही नहीं। मैंने बस किसी को स्प्लेंडर को यूज करते देखा और लगा कि ये इंटरेस्टिंग है, तो मैंने इसे ले लिया। शोंगजिन ये सुनकर अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। उसने जोर से चिल्लाया और बाइनिंग बिंग की तरफ जोर से दौड़ पड़ा। बाइनिंग बिंग, तू सिर्फ देखता रहा जब तक मेरा कजन मौत तक लड़ रहा था और तूने मदद तक नहीं की। तू एक कमीना है। 5 लोगों का ये ग्रुप एक मजबूत यूनिटी था, कोई भी पर्सनल या प्राइवेट वजह हो। शोंगलाई का ग्रुप बाइनिंग बिंग के साथ बिल्कुल भी सुलह नहीं कर सकता था। लड़ाई टालना मुश्किल था। मैदान तुरंत ही अफरा तफरी से भर गया। एक तरफ बाइनिंग बिंग था जो शोंगलाई ग्रुप के हमले का सामना कर रहा था, दूसरी तरफ वो लोग वुल्फ के झुंड से घिर चुके थे और उनके हमलों का भी सामना करना पड़ रहा था। फेंग युआन मैदान छोड़कर दूर चला गया और शांत मन से दूर से तमाशा देखने लगा। वुल्फ का झुंड एक बड़े से चक्की के पत्थर की तरह एक साथ घूम रहा था और 6 गूम मास्टर अपनी जान लगाकर लड़ रहे थे। जरा सी लापरवाही उन्हें वुल्फ के मुंह में डाल सकती थी। शोंगजिन ने रोमिंग ज़ॉम्बी कू का इस्तेमाल किया। उसकी दोनों आंखों की पुतलियां एक सुस्त हरी रोशनी से चमक उठी। शोंगलाई की आंखें लाल हो चुकी थी, जबकि बाइनिंग बिंग की दोनों पुतलियां नीले क्रिस्टल की तरह चमक रही थी। मैदान जंग में सबसे भयंकर लड़ाई इन तीनों के बीच हो रही थी। रोमिंग ज़ॉम्बी कू की शक्ति के कारण शोंगजिन एक ज़ॉम्बी में बदल गया। उसकी डिफेंस पानी और बर्फ के हमलों के खिलाफ काफी बढ़ गई थी, जिस वजह से वो बाइनिंग बिंग के वार सह रहा था। शोंगलाई ने ग्रैंड बियर गू का इस्तेमाल किया। उसके अंदर 2 भालू जितनी ताकत आ गई। उसके कटोरे जितने बड़े मुक्के एकदम बेमिसाल थे और बाइनिंग बिंग की पानी की डिफेंस दीवार भी इनके जोरदार हमलों के सामने टूट गई। बाकी 3 ग्रुप मेंबर्स के लिए इस लड़ाई में दखल देना आसान नहीं था। वो सिर्फ अपनी पूरी ताकत लगाकर लाइटनिंग वुल्फ से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। जो बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ फेंग युआन ने चालाकी से लाया था, उसे शुरुआत में आराम से संभाला जा सकता था, लेकिन अब वो एक बड़ी मुसीबत बन चुका था। बाइनिंग बिंग, तूने जो किया है तुझे वो भुगतना पड़ेगा। शोंगजिन चिल्लाया और बाइनिंग बिंग पर हमला किया। सिर्फ तू? बाइनिंग बिंग ठंडे अंदाज में मुस्कुराया। वो फुर्ती से पीछे कूदा, थोड़ी दूरी बनाई और अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया।
जिससे 5 उंगलियां जितनी बड़ी बर्फीली कीलें तेज गति से सोंगजिन की तरफ फेंकी। बर्फीली कीलें सोंगजिन के शरीर से टकराई, लेकिन उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। ज़ॉम्बी बनने के बाद चाहे उसके हाथ फिर टूट भी जाए, फिर भी उससे कोई दुख या तकलीफ महसूस नहीं होती थी। बर्फीली कीलें से निकलती ठंडी हवा आम लोगों के शरीर को जमाने और उनकी गति को धीमी करने की शक्ति रखती थी, लेकिन सोंगजिन के लिए यह सिर्फ एक ठंडा और तरोताजा करने वाला एहसास था। ज़ॉम्बी फिजिक असल में एक यिंग फिजिक होता है। ये आग, बिजली और सूरज की रोशनी के खिलाफ कमजोर पड़ जाता है, लेकिन ऐसी ठंडी ऊर्जा के सामने ये बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। बानिंग बिंग इस हालात में भी तो सिर्फ खेल रहा है, अपनी असली ताकत दिखा। जोंगलाए गुस्से से चीख उठा। बानिंग बिंग शुरू से ही अपनी कल्टीवेशन बेस को रैंक 2 तक दबा रखा था और ज्यादातर रैंक 2 का गो ही इस्तेमाल कर रहा था। जोंगलाए को महसूस हुआ जैसे उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो, जैसे बानिंग बिंग उसे इनसिग्निफिकेंट समझ रहा हो। ये बेइज्जती उसके गुस्से को और भड़काने लगी। तुम जैसे छोटी मोटी चीजें मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए लायक नहीं हो। बानिंग बिंग ठंडे अंदाज में हंस पड़ा। उसके हमले और तेज होते जा रहे थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी शक्ति दबाई हुई थी और अब तक रैंक 3 गुवम का इस्तेमाल नहीं किया था। फेंग यान जो दूर से हाथ बांध कर तमाशा देख रहा था, पूरी तरह से इस वजह को समझ गया। ये बात नहीं थी कि वो अपनी असली ताकत दिखाना नहीं चाहता, बल्कि वो यूज नहीं कर सकता। बानिंग बिंग वो एक नॉर्थर्न डार्क आइसोल फिजिक है। इस दुनिया के सबसे प्राचीन कहानियों के मुताबिक सारे इंसान रेंजू के डिसेंडेंट्स हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है ड्रैगन के 9 अनोखे बेटे होते हैं। दुनिया में 2 बिल्कुल एक जैसे लोग नहीं होते, इवन जुड़ाव में भी फर्क होता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मान्य रखने वाला फर्क आदमी में सिर्फ एप्टीट्यूड का होता है। जिन लोगों में कल्टीवेशन के लिए एप्टीट्यूड होता है वो गो मास्टर बन सकते हैं और आम इंसानों से ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन जिनमें ये एप्टीट्यूड नहीं होती वो बस मॉडल होते हैं। समाज के सबसे नीचे दर्जे के लोग जिन्हें आसानी से रौंदा जा सकता है और खेल खेल में मिटाया जा सकता है। कल्टीवेशन एप्टीट्यूड को 4 ग्रेड में डिवाइड किया गया था। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड। हर कोई ये जानता है, लेकिन असल में ए ग्रेड से भी ज्यादा बेहतर एप्टीट्यूड लेवल्स मौजूद थे। ये कॉन्फिडेंशियल था। क्लैंस कभी भी इसे बेपरवाह होकर नहीं फैलाते थे। सिर्फ जब कोई समाज में एक ऊंचे दर्जे तक पहुंचता तभी उसे ये गुप्त सच्चाई पता चलता। जोंगलाए और बाकी लोग इस बात से अनजान थे। इवन के एल्डर्स और क्लैन लीडर तक शायद इसे नहीं जानते थे, लेकिन फेंग युआन जो अपनी पिछली जिंदगी में रैंक 6 तक पहुंच चुका था, अपना मॉडल शरीर त्याग कर गो इमोर्टल बन गया था। वो इसे नेचुरली जानता था। ए ग्रेड से ऊपर 10 तरह की अलग अलग एप्टीट्यूड्स होती थी, जिन्हें कलेक्टिवली तौर पर 10 एक्सट्रीम फिजिक कहा जाता था। मरने से पहले रेंजो ने 10 बच्चों को जन्म दिया। बड़ा बेटा था वर्डेंट ग्रेटसन, दूसरी बेटी डेसोलेट एंशिएंट मून। इन्हीं 10 में से एक का नाम था नॉर्दर्न डार्क आइस सोल। चाहे रेंजो की कहानियां सच हो या झूठ, उनमें गो मास्टर्स की कल्टीवेशन से जुड़े गहरे रहस्य छुपे थे। रेंजो के ये 10 बच्चे अलग अलग 10 तरह के अल्टीमेट एप्टीट्यूड पाते थे। फेंग यान ने इन पुरानी बातों को याद किया। कोई भी 10 एक्सट्रीम फिजिक्स ए ग्रेड एप्टीट्यूड से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। आउटस्टैंडिंग ए ग्रेड एप्टीट्यूड भी सिर्फ 99% प्राइमेवल एसेंस अपने अपर्चर में स्टोर कर सकता है, लेकिन 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में से कोई भी एक पूरे 100% प्राइमेवल एसेंस को अपने अपर्चर में रख सकता है, लेकिन नेचर हमेशा संतुलन बनाए रखता है। 10 एक्सट्रीम फिजिक्स जो 100% प्राइमेवल एसेंस रख सकते हैं इतनी अद्भुत होती है कि हेवेंस उनकी एग्जिस्टेंस को आसानी से स्वीकार नहीं करता। जैसे रेंजो की कहानी में उसके 10 बच्चों की जिंदगी बहुत छोटी रही। रियल लाइफ में भी जो गो मास्टर 10 एक्सट्रीम फिजिक्स होल्ड करता है, उनके लिए बढ़ना और सफल होना बहुत मुश्किल होता है। ज्यादातर इससे पहले ही अकेले मर जाते हैं, लेकिन अगर कोई किसी तरह रैंक 6 तक पहुंच जाए तो अपने रैंक के सभी राइवल्स को इजीली मात दे सकते हैं और यहाँ तक कि एक हायर रैंक वाले गो मास्टर से भी चुनौती ले सकते हैं। बानिंग बिंग जिसके पास नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक है,
उसका हाल भी इसी तरह है। 100% प्राइमेबल एसेंस होने के कारण उसकी एपर्चर हमेशा प्रेशर में रहती है और कभी भी बिखर सकती है। इस जोखिम को कम करने के लिए बाइनिंग बींग को लगातार कल्टीवेशन करनी पड़ती है और अपनी प्राइमेबल एसेंस का इस्तेमाल एपर्चर की दीवारों को सपोर्ट करने और उसकी मजबूती बनाने के लिए करना पड़ता है ताकि ये 100% प्राइमेबल एसेंस को संभाल सके। इसी वजह से उसकी कल्टीवेशन इतनी तेजी से और देखने वालों के लिए शॉकिंग लगती है। लेकिन हाई कल्टीवेशन का मतलब है और भी हायर क्वालिटी वाला प्राइमेबल एसेंस जो एपर्चर पे और भी ज्यादा प्रेशर डालता है और इस तरह टूटने का जोखिम बना रहता है। बाइनिंग बींग एक अकेला मुसाफिर है जो सागर के बीच एक छोटी नाव में अटक गया है। उसके पास मीठा पानी नहीं है, इसलिए उसे समुंदर का पानी पीना पड़ता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। लेकिन समुंदर का पानी नमकीन होता है जो उसके शरीर से असली नमी को और भी ज्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है, उसे और भी ज्यादा प्यासा बना देता है। जितनी तेज उसकी कल्टीवेशन बढ़ती है उतना ही वो विनाश के और करीब पहुंचता है। लेकिन वो कल्टीवेशन छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि बाय विलेज का एक खास शख्सियत होने के नाते उस पर पूरे क्लैन की उम्मीद टिकी है। साथ ही उसे शोंग और गुई विलेज से असैसिनेट होने का खतरा भी है। ये सब उसे मजबूर करता है कि वो फोकस करे पावरफुल बनने के लिए। नॉर्दर्न डार्क आइज सोल का मालिक होने के नाते वो अपनी हकीकत से पूरी तरह से वाकिफ है। उसे पता है कि उसकी जिंदगी का वक्त बहुत कम है और उसका अंत करीब है। इसी ज्ञान ने उसकी पर्सनैलिटी और सोचने का तरीका इस तरह कर दिया है। फेंग यान ने ये सोचकर गहरी सांस भरी और हल्का सा आह भरा। यह तो क्लियरली एक आयरनी थी। एक्सीलेंट एप्टीट्यूड किसी को मास्टर को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने का कारण नहीं बनता, बल्कि उनकी मौत का असली दोषी बन जाता है। ज्यादा होना भी उतना ही हार्मफुल है जितना कम होना। इंसान को पानी पीना और खाना खाना जरूरी है, लेकिन अगर वो हद से ज्यादा खा ले या पी ले तो उसकी मौत भी हो सकती है। एक दूसरे नजरिए से देखा जाए तो चाहे कोई भी दुनिया हो, एक ट्रू परफेक्शन नहीं हो सकता है। ना ही कोई परफेक्ट लव हो सकता है, ना ही कोई परफेक्ट वर्क एग्जिस्ट हो सकता है। जो ज्यादा ही परफेक्ट चीजें हैं वो सिर्फ विनाश की ओर ले जाती है। फेंग युआन की पिछली जिंदगी में वुल्फ टाइड के 3 साल बाद बाइनिंग बींग का कल्टीवेशन अनअवॉइडेबली रैंक 4 तक पहुंच गया था, लेकिन उसका एपर्चर इतने प्राइमेबल एसेंस का बोझ सह नहीं पाया और आखिरकार फट कर तबाह हो गया। 10 एक्सट्रीम फिजिक्स को हेवेंस और अर्थ स्वीकार नहीं कर सकते थे। ऐसा हेवन डिफाइंड बॉडी का सेल्फ डेटोनेशन एक सुनहरा गाने की तरह था। उस धमाके की पावर आउटस्टैंडिंग थी। इसके धमाके के साथ तीनों विलेज एक साथ डिस्ट्रॉय हो गए और पूरा किंगमा माउंटेन एक मौत का बर्फीला दुनिया बन गया। शुक्र था कि उस समय फेंग युआन की कल्टीवेशन एवरेज होने के कारण उसका भाई फेंग ज़ेन उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था। इस वजह से फेंग युआन को मजबूरी में एक कैरेवैन के साथ ट्रैवल करना पड़ा और इसी तरह वो इस ग्रेट डिजास्टर से बच गया। अपनी मौत को कुछ वक्त रोकने के लिए बाइनिंग बींग ने गुवम का इस्तेमाल करके अपनी रैंक 3 सिल्वर प्राइमेबल एसेंस को रैंक 2 रेड स्टील प्राइमेबल एसेंस में पतला कर दिया। साथ ही उसने एक साथ रैंक 3 गुवम का इस्तेमाल करना भी बहुत कम कर दिया। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि रैंक 3 गुवम्स हर बार बहुत ज्यादा रेड स्टील प्राइमेबल एसेंस खा जाते थे, जिससे पावर धीरे धीरे कम होने लगती थी। इसके बजाय रैंक 2 गुवम्स का इस्तेमाल ज्यादा यूजफुल था, जो बाइनिंग बींग की लड़ाइयों में ज्यादा मदद कर सकता था। यही वही असली वजह थी जिसकी वजह से बाइनिंग बींग अपनी कल्टीवेशन दबा रहा था। वरना ताकत होने के बावजूद खुद ही अपने हाथ फिर बांध लेना और खुद को खतरे में डाल देना सिर्फ एक फूलिश फूल ही कर सकता था। बाइनिंग बींग एक समझदार और तेज दिमाग वाला लड़का था। उसने अच्छी ट्रेनिंग और एजुकेशन पाया था, तो ऐसा फुलिश काम वो कैसे कर सकता था। बस इतने कम उम्र में ऐसी पर्सनैलिटी होना सच में थोड़ा अनयूजुअल था। लेकिन जब मौत सर पर मंडरा रही हो तो बिहेवियर में हेजिटेशन क्यों होगा। यही बेखौफ सोच और निडर पर्सनैलिटी ने उसे सिस्टम का एक हिस्सा बनने से रोक दिया और उसके अंदर डिमोनिक पाथ का दिल पैदा कर दिया। वरना उसकी जिंदगी के सर्कमस्टेंसेस को देखा जाए, सभी लोग की आशाएं और उसकी बेहतरीन ट्रेनिंग, उसकी अनशेकेबल रिस्पेक्ट, दुश्मनों से लड़ना और ब्राइट फ्यूचर, तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का हिस्सा बन चुका होता और उसके अंदर एक लीडर की पर्सनालिटी होती। बाइनिंग बींग असल में एक बेचारा बच्चा था।
और फेंग युआन का पहले उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब बाइनिंग बिंग ने उसकी जान लेने की कोशिश की तो फेंग युआन को भी कोई इतराज नहीं था, पहले उसका फायदा उठाने का और फिर इस मुसीबत को जल्दी से खत्म करने का। बैटल अभी भी जारी था। इस दौरान सिचुएशन पहले ही बदल चुकी थी। बोल लाइटनिंग वुल्फ को बाइनिंग बिंग ने मार गिराया था। वुल्फ का झुंड हार कर भाग चुका था। शोंगलाई का ग्रुप का हीलिंग गु मास्टर बाइनिंग बिंग की तलवार का शिकार बन गया, लेकिन इसके बदले उसने भी भारी कीमत चुकाई। उसका दाहिना हाथ सोंगलाई के एक भयंकर गुस्से से टूट गया लग रहा था, जो पूरे बैटल के दौरान ढीला लटकता रहा। लेकिन ये सब भी उसे लड़ाई में अपर हैंड हासिल करने से नहीं रोक सके। सोंगलाई गु मास्टर में से एक सबसे स्ट्रॉन्ग था। इसकी पावर किनशु और चीसेन के बराबर था। शोंगजिन एक नया उभरता हुआ डिफेंस एक्सपर्ट था। शोंगलिंग एक जीनियस न्यूबी था जो अब रैंक 2 की ताकत तक पहुंच चुका था। एक और गु मास्टर भी था, लेकिन इन चारों की शक्ति जुड़ने के बावजूद भी बाइनिंग बिंग ने उन्हें दबा दिया। ये बात ध्यान देने वाली है कि बाइनिंग बिंग पहले ही एक मुश्किल बैटल लड़ चुका था, जिसमें उसके काफी रेस्ट्रियल प्राइमेबल एसेंस का इस्तेमाल हो चुका था। उसने बोल लाइटनिंग वुल्फ और हीलिंग गु मास्टर को भी मार गिराया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसका दाहिना हाथ काम करने लायक नहीं रहा। इस वजह से उसने अपनी आदत वाली दाहिनी हाथ से आइस ब्लेड चलाने का सोच छोड़ना पड़ा, बाएं हाथ से लड़ना पड़ा। ऐसा करने के कारण उसे अपना आइसिकल का इस्तेमाल भी टेम्परेरी रोकना पड़ा, जो उसके हमले की पावर को लगभग आधी कर देती थी। फिर भी ऐसे हालात होने के बावजूद भी बाइनिंग बिंग लड़ाई में अपर हैंड बनाए रखा था और उसका एडवांटेज और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। जो भी कहो, ये नॉर्दर्न टर्काइज सोल फजीकी है। चाहे बाइनिंग बिंग ने गु वॉर्म का इस्तेमाल करके प्राइमेबल एसेंस को डाइल्यूट कर दिया हो और अपनी असली ताकत को दबा दिया हो, लेकिन उसका प्राइमेबल एसेंस की रिकवरी स्पीड अभी भी बनी हुई थी। जितना ज्यादा समय बैटल चलेगा उतना ही उसका फायदा बढ़ता जाएगा। फेंग युआन ने यह देखकर अंदर ही अंदर एक गहरी सांस भरी। मेरी भी बैटल स्ट्रेंथ उससे हराने के लिए काफी नहीं है। फेंग युआन ने शांति के साथ इस सच्चाई को मान लिया। फेंग युआन के पास सीक्रेट एप्टीट्यूड था जो सिर्फ 44% प्राइमेबल एसेंस रख सकता था। वहीं भी ग्रेट एप्टीट्यूड वाले शोंगलाई, शोंगलिंग और शोंगजिंग की शक्ति जोड़कर भी बाइनिंग बिंग के सामने दब रही थी। ये साफ था कि अगर फेंग युआन अकेले बाइनिंग बिंग का सामना करता तो उसका हालात सोंगलाई और उसके मेंबर से भी ज्यादा मुश्किल होती। लेकिन तू हार नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे मार नहीं सकता, फेंग युआन ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा। यह विजडम 500 सालों का इकट्ठा एक्सपीरियंस था। चाहे दोनों की सोच मिलती जुलती थी, लेकिन इस 100 साल पुराने डेविल के मुकाबले बाइनिंग बिंग सिर्फ एक छोटा डीमन था जो अपनी बुरी किस्मत के कारण इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो गया था।